अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर टू जियो पाकिस्तान विद हुमायूं अब्दुल्ला। बट मुबशर इज विद अस। हाउ आर यू मुबशर? आई एम गुड। मुबशर, कल का मैच देखा था? मैच कल का भी देखा है और आज के मैच की भी हमने देखेंगे उम्मीदें हैं, लेकिन जो चल रहा है इस वक्त क्रिकेट में वो ऐसा लग रहा है मजाक बना हुआ है, व्हिच इज एक्चुअली मच मोर देन क्रिकेट। और हम हमेशा यही कहते हैं भाई, जब खेल हो रहा हो ना और इतना बड़ा मेगा इवेंट हो रहा हो तो और चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह हमारे पास तो ज़्यादा चीज़ें बाकी होती हैं इर्द गिर्द की, और बाकी परफॉर्मेंस तो हम अपनी गेम की देख ही रहे हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप में लोगों की परफॉर्मेंसेस पे नजर होनी चाहिए। यहाँ इस्तीफे आ रहे हैं, चैट लीक हो रही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टूर्नामेंट के बीच में हो रहे हैं, तो क्रिकेट का मजाक बन रहा है। और हम जैसे लोग जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, 24 करोड़ आवाम फॉलो करती है और उम्मीदें लगाए बैठती हैं, उनका ही मजाक। और नॉट जस्ट दैट मुबशर, हम तो चलो हम एक मुल्क है ना, तो हमारा तो एक है लगाओ, लेकिन जिस मेगा इवेंट में पाकिस्तान गया हुआ है, जो कि इंडिया गया हुआ है, वहाँ सारी क्रिकेट लविंग नेशंस की टीम में आई हुई हैं। इंडिया का खुद इतना इंटरेस्ट है, मतलब डू वी वांट कि हमारे क्वार्टर से इस किस्म की बातें जा रही हूँ कि कितने बिजी हैं जी, सारों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां आ रही हैं, वो साइन हो रहे हैं, मैचेस जीत नहीं रहे, यहाँ रेजिग्नेशन हो रही हैं। प्रैक्टिस कर रहा है और उसके बाद उसके जहन में होगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है, क्या उससे पहले करके आया। मतलब इतना बड़ा एग्जाम मेरा चल रहा और बीच में मुझे फीसों की लेटर्स और इस किस्म की चीज़ें आ रही हैं, प्रायोरिटीज नहीं है हमारी। दिस डज नॉट मेक सेंस। लेकिन आज है जी पाकिस्तान और बांग्लादेश कोलकाता के ईडन गार्डन्स में आमने सामने होंगे और पाकिस्तान को अपनी बका की जंग का सामना। भाई वैसे एक्चुअली आई डोंट इवन नो, आई एम ऑल विद आवर टीम इन प्रिंसिपल, लेकिन रियलिस्टिक उम्मीदें भी लगानी चाहिए। वैसे हमारी टीम ऐसी है कि जीतने को आए तो ऐसे करके जीत भी सकती है और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन इतनी और डिस्ट्रैक्शंस है कि आई डोंट नो। लेकिन देखते हैं कि आज क्या सूरत हाल बनती है, वरना दीगर टीमें कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दे रही हैं। पाकिस्तान और जी बिल्कुल, पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज मैच है और बची कुछ उम्मीद बरकरार रखनी है तो ग्रीन शर्ट्स को आज बंगाल टाइगर्स को हर सूरत शिकस्त देना होगी। और इवेंट में रहने के लिए पाकिस्तान टीम की कश्ती को तिनके के सहारे की तलाश है, तिनके की सहारे की तलाश। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्यों हम उस नहज पे पहुंच जाते हैं जहां हमें तिनके की सहारे की तलाश रहती है? मतलब वी शुड हैव बीन मच मच अबव दिस। तो ये बातें हमें तकलीफें लगती हैं, लेकिन हर ऐसे इवेंट में हमें लगता है कि हम एंड में यही बातें कर रहे होंगे, लेकिन जो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में अभी 3 मैचेस बाकी हैं, लेकिन मैनेजमेंट के इकदामात टीम की जग हसाई का बाइस बन रहे हैं, जिस तरह हम जिक्र भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। वर्ल्ड कप की टीम मुंतखब करने वाले चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए कल शाम, और उन पर इल्जाम था कि वो प्लेयर्स एजेंट कंपनी के शेयर होल्डर हैं और अपनी कंपनी से जुड़े क्रिकेटर्स को ही बतौर चीफ सेलेक्टर टीम में मुंतखब कर रहे हैं। इंजमामुल हक ने इन इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। अच्छा, ये आपने सुन लिया। और साथ ही आपको बता दें कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने अपने बयान में कहा है कि प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी से मुतालिक खबरों पर वजाहत के लिए इंजमाम को बुलाया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। मतलब उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा नहीं मैं बात नहीं करूंगा, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मतलब विच मेक्स यू वंडर ना कि इधर हो क्या रहा है। तो उसके बाद जी फैसला किया गया कि तहकीकात के लिए कमेटी बनाई जाएगी। बोर्ड ने 5 रुकनी तहकीकाती टीम जो है, कमेटी जो है वो बना दी है। और मुताल्लिका प्लेयर्स, आपको बता दें कि एजेंट कंपनी से इस वक्त भी कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं, साथ ही मोहम्मद रिजवान और फ़खर सलमान समेत कई खिलाड़ियों का मुआहिदा हुआ है। इस वक्त भी ये मुआहिदा है और पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों स्कैंडल्स की एक सीरीज चल रही है। हम देख रहे हैं कप्तान बाबर आजम के CEO पीसीबी के साथ व्हाट्सएप चैट भी लीक हो गई है, जिस पर साबिक क्रिकेटर्स ने शदीद एतराज़ किया है। और इस वक्त हर जगह ये डिस्कस हो रहा है कि भाई चैट क्यों लीक हुई। बड़ी अजीब बात है। वैसे उसकी एक वजाहत भी आ गई है, बड़ी लूक वार्म किस्म की, कुछ मजा नहीं आया उसका, बट एनीवे ये जो होना तो वो हो गया। हाँ, जो होना था और वो हो गया। टीम की परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा यकीनन, क्योंकि आपकी मेरा नहीं ख्याल तवज्जो रहती है अगर ये जब आपको ये खबरें पहुंच रही हो जी वहाँ टीवी पे, मतलब एक मेन शो पे मेरी एक चैट का स्क्रीनशॉट जो है वो जा रहा है। और ख़ास तौर पे जब हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि बाबर आजम को पता भी नहीं होगा कि उनकी चैट का कोई। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इससे पहले चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने एक इंटरव्यू में शिकस्त की तमाम जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय पुरानी मैनेजमेंट पर डाल दी थी। तो ये भी एक सिलसिला चल रहा है कि माजी में होता रहा है कि पिछलों पे डाल दो या अगलों पे डाल दो, क्योंकि वो हमारा एक कॉमन प्रैक्टिस है, वो हमारा नेशनल प्रैक्टिस है। जब हमारी हुकूमतें भी आती हैं तो कुछ ठीक नहीं करती हैं और कहती हैं कि पिछला वाला करके गया था ना, हम तो उसको संभाल रहे। तो ये तो हमारा एक वतीरा है, वी डू दैट। तो व्हाई वुड वी एक्सपेक्ट एनीथिंग डिफरेंट? मगर होना तो ये चाहिए था कि पीसीबी टीम की वतन वापसी का इंतजार करता और फिर जो भी कार्रवाई करनी थी कर लेता, लेकिन जल्दबाजी में किए गए ऐसे इकदाम
पाकिस्तान को फ़ायदा क्या पहुंचना था, उल्टा दुनिया में टीम इस वक्त मजाक बन रही है। और इस वक्त क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, जिसका इंतज़ार 4 साल किया जाता है। 4 साल बाद ये सब हो जाता है, हम सबका ध्यान उस तरफ चला। इट्स अ जोक। इसके बारे में मतलब द आयरनी इज कि हमें लिटरली इस वक्त पॉइंट्स टेबल के साथ जुड़ा होना चाहिए कि हम किधर, वेयर डू वी प्लेस आवरसेल्व्स। अभी हमारे 3-4 मैचेस रहते हैं, हम कहाँ होंगे, अफगानिस्तान को देखें, वो ऊपर आ गया है हमसे। कल अफगानिस्तान वो लगे हुए हैं जी। हम सारे 3 जीते हैं, 3 हारे हैं और 6 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान से ऊपर है। यानी भारत सबसे ऊपर है 12 पॉइंट्स के साथ। कोई मैच नहीं आ रहा। जनूबी अफ्रीका 1 मैच हारा है और उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। न्यूजीलैंड 2 मैचेस हारा है, 8 पॉइंट्स है उसके। ऑस्ट्रेलिया के भी 8 हैं। अफगानिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ श्रीलंका से भी ऊपर है, इंग्लैंड से भी ऊपर है। आई एम रियली हैप्पी फॉर अफगानिस्तान। लेकिन हम किधर हैं, हम किधर चले गए? तो उन्होंने देखा कि उनको एक चांस मिला है और वो बीच में घुस गए और हमें देखें हम किधर। और इंटरेस्टिंग बात ये हुआ कि सेमीफाइनल की दौड़ में अफगानिस्तान आ गया है। अगर कुछ ऊपर अगर मगर होता है तो अफगानिस्तान के चांसेस हैं सेमीफाइनल में जाने के, और हमारे हैं कि अगर इस्तीफा मगर चैटली, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मगर ये। ओके जी, हमें ज्वाइन किया है। अभी हम जरा बात करें, बहुत से लोग हैं हमारे साथ। माजिद भट्टी साहब हैं, सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। वेलकम जेंटलमैन, क्या हाल है आप लोगों का? बड़ी अफसोस की बात है सिकंदर, पहले तो आपसे शुरू करते हैं कि वी शुड बी totally concentrating on the points table right now, or the match or the performance or anything related to the cricket being played. लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं जी, पीसीबी में क्या हो गया, इंजमाम ने इस्तीफा दे दिया। मतलब हम कहाँ फंस गए हैं? मुबश्शिर ने बड़ा अच्छा बात की है जी। फिन बाट्स के अंदर हम ये नहीं सोच रहे कि अगर नीदरलैंड ने इसको हरा दिया तो फलां हरा दिया। हम ये सोच रहे हैं कि हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा या नहीं होगा, मेरे पैसे कितने हो गए, उसके पैसे क्यों दिए। आज मैं अखबार में अभी इंटरनेट पे पढ़ा था कि जो कैटेगरी डी वाले हैं उन्होंने शिकायत की है कि जी जो बड़े प्लेयर हैं उन्होंने अपने साथियों को तो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट दिला दिए, हमें नीचे कर दिया। यानी कि ये वर्ल्ड कप हो रहा है। आपने जैसे बोला, मैं हमेशा कहता हूँ कि हम नंबर 1 है तो हम क्लास में नंबर 1 है। ये मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा है और मैट्रिक के इम्तिहान में पेपर हमारे खराब हुए जा रहे हैं, मगर हम अभी भी जो है ना वो पार्टीबाजी में लगे। मतलब ये पार्टीबाजी होगी ना, जहन जो है क्रिकेट की तरफ नहीं है। हमारा सबका जहन इस वक्त ये है। और माजरत के साथ टू पीसीबी के मैं ख्याल से इतना मिसमैनेजमेंट मैंने अपनी जिंदगी में किसी पीसीबी की जो ग्रुप था उसको करते हुए नहीं देखा। इट्स रियली शॉकिंग कि हम ऐसे पड़ोस में गए हुए हैं जो बहुत ही हमारे खिलाफ जो है हॉस्टाइल होता है, हमारी हर बात का मजाक बनाता है। और आई एम श्योर भट्टी साहब हमारे साथ लाइन पे, वो बताएंगे कि भारत के अंदर हमारी इन हरकतों पे लोग उनसे क्या क्या सवालात कर रहे होंगे, इन पे हंस रहे होंगे। यकीन करें अगर भारत में ये हो रहा होता, उनकी टीम यहाँ आई हुई होती, उनके रिपोर्टर्स यहाँ होते, हम भी उनकी तफरीह ले रहे होते कि भाई क्या हो गया, आज क्या हो गया। हाँ बिल्कुल। देखें इधर मैं जरूर, कल भी मैं हर प्रोग्राम में कह रहा हूँ, इंजमाम समझते हैं कि उनके खिलाफ ये गलत हरकत हुई है, भी तो उन पे इल्जामात लगे हुए ना। एक कमेटी बना दी गई है, कमेटी के अंदर मीडिया डायरेक्टर भी हैं। मुझे नहीं पता इन्वेस्टिगेशन की उनको कितनी एक्सपीरियंस है, या इस पे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कोई ऐसे लोगों को रखना चाहिए ना जो पुलिस के हों, FIA के हों, ताकि इन्वेस्टिगेशन हो। और फिर जो है अगर सपोज सिकू एक बात हम माजिद भट्टी साहब को भी इसमें शामिल करते हैं गुफ्तगू में। माजिद भट्टी, एक तो ये बताइए कि ओवरऑल आपका क्या एनालिसिस है, क्या इस वक्त चल रहा है, और ये 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी में कौन कौन है? हाँ। और जिसकी ये सिकू भाई बात कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, ए कैटेगरी को 60,30,000 मिल रहा है, बी कैटेगरी को 41 लाख मिल रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि कम है, 41 लाख कम है, 60 लाख ज्यादा। जी माजिद। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर और हुमा। देखें भारत में अगर आप मौजूद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ वर्ल्ड कप खेलने आई हुई है, पिछले 4 मैच हारी हुई है, और उसके बाद साइडलाइन पर ये मामलात, यकीन करें आप तो 2,500-3 हज़ार किलोमीटर दूर बैठे हुए, इतनी शर्मिंदगी और नदामत हमें होती है कि गुजरते गुजरते हमारे इंडियन दोस्त सरगोशी करते हैं कि भाई आपके मुल्क में सब ठीक है ना, क्रिकेट बोर्ड में कोई अब नई कहानी तो नहीं आ रही, हम घर चले जाएं, हम ऑफिस चले जाएं। ऐसा ना हो कि फिर आप लोग जगा के बताएं कि ये स्कैंडल आपकी क्रिकेट में आ गया। तो बहुत शर्मिंदगी हमें उठाना पड़ रही है कि एक तरफ हमारी टीम नीचे लगी हुई है और दूसरी तरफ जो साइडलाइन पर कंट्रोवर्सीज दर कंट्रोवर्सीज, ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बदनामी का सबब बन रहा है। दूसरी तरफ जो मुबश्शिर आप कमेटी कह रहे हैं, एक तो डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद वो इस कमेटी का हिस्सा है,
एक पीसीबी लीगल डिपार्टमेंट के कोई साहब हैं, एक उनके ऑडिट डिपार्टमेंट के कोई साहब हैं, तो ये बेसिकली एक उनके एंटी करप्शन के साहब हैं। ये बेसिकली इन हाउस कमेटी है। बिल्कुल सिकंदर भाई सही कह रहे हैं कि इन लोगों को जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और आप मेरी बात पे शायद सुबह सुबह लोग कहें कि ये बहुत बोंगी मार रहे हैं। इस स्कैंडल से जुड़ी इतनी कहानियां ये सिक्कू भाई इस वक्त मौजूद हैं। मैं अपने बहुत सारे प्रोग्रामों में इशारों किनायों में कई महीनों से बल्कि 1.5-2 साल से ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एजेंट्स का क्या रोल है। उसके बाद अब जब ये वर्ल्ड कप के दौरान बम फट गया है तो मेरे ख्याल में FIA से कम इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें माली मामलात अलग हैं, पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन के मामलात अलग हैं। बल्कि एजेंट्स एक ज़माने में अब से 1.5-2 साल पहले जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है लाहौर, उसमें इनका फ्रीक्वेंट आना जाना था। बाज़ दफ़ा ये कमरों में भी ठहरते थे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी और PCB के कॉरिडोर्स में उन पर दाखिले पर पाबंदी लगाई। तो ये एक बड़ा सीरियस किस्म का इशू है। इसमें मेरे ख्याल में FIA से अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तहकीकात का ऐलान कर दे, अब चूंकि टीम वर्ल्ड कप के 3 मैच बाकी हैं, ये कहानी कहीं और चली जाएगी। मेरे ख्याल में 11 तारीख को इंग्लैंड का मैच खत्म हो जाए, फिर इसमें एक इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये जितनी बदनामी इस स्कैंडल की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट की हुई है उसका इजाला शायद बहुत अरसे तक नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये सारी बातें डेफिनेटली भट्टी साहब ये इन्वेस्टिगेट भी होनी चाहिए और ये पब्लिक इंटरेस्ट की भी हैं। आप कह रहे हैं काफ़ी अरसे से आप इशारा भी कर रहे थे इस तरफ, लेकिन क्या ही खूबसूरत बात होती कि टीम जब वापस आ जाती उसके बाद ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता। सिकंदर, ये बात भी बड़ी अजीब सी है कि एजेंट्स भी हैं और इतने वेस्टेड इंटरेस्ट भी हैं। हमें क्यों इस वक्त ये बातें याद आ रही हैं? टीम पहले भी तो गई हुई थी, एशिया कप भी हो रहा था, उससे पहले भी, आई मीन द होल ईयर वाज देयर। हमने ये सारे पॉइंट्स तब क्यों नहीं उठाए? तब क्यों नहीं मंजर आम पे ये बातें आई? नहीं, देखो भट्टी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये काफी अरसे से इस बात पे हिंट मारे जा रहे थे कि जो एजेंट्स हैं उनका बड़ा कंट्रोल है, सिलेक्शन में भी कंट्रोल है। ये बातें उस वक्त भी चल रही थी। मगर देखें, ये एक इल्जाम आया है इंज़मामुल हक पे कि जी ये ऐसी चीज हुई है। और देखिए, मैं अपनी जगह, मैं होता उनकी जगह तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि आप उस शख्स को, जो भी जिसने ये कहानी एक्सपोज की है, उसको आप लेकर चले जाएं अदालत में। बिल्कुल पूछेंगे जी मुझे साबित करो कि ये मैंने हरकत की, ताकि वो अपने आप। और सिर्फ यही होना चाहिए। अगर आप पर इल्जाम लग रहा है, आप एक बड़े डेजिग्नेशन पे हैं, अगर आप केस ही नहीं करते और आप मुस्ताफी होके बैठ जाते हैं तो फिर कितने इस्तीफे देंगे आप साहब? नहीं, आप इतना बड़ा नाम है आपका इतना बड़ा एक कैरेक्टर है, आपको लोग बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। आप इसके लिए जाएं, अदालत को दरवाजा खटखटाएं, ताकि आइंदा कोई शख्स इतना बड़ा इल्जाम ना लगाए। हम तो क्रिकेट की बात करते हैं ना कि इन्होंने सिलेक्शन गलत कर दी, भतीजा था, भांजा था, ये तो छोटी बातें हो गई। ये तो बहुत बड़ी बात है कि पैसों का मामला है। जब जस्टिस कयूम रिपोर्ट आई थी, इन सब को कहा गया था कि कोई इन सब ने जो है मस्तियां की हैं, शरारतें की हैं, तो भाई किसी ने, सब ने बोला हम बेगुनाह हैं। कोई अदालत गया? एक शख्स अदालत नहीं गया। मेरे ख्याल से सलीम मलिक गया था और वो उसने एक दफा मुझे बताया था कि जी मैंने अदालत में गया था, अदालत ने मुझे क्लियर कर दिया। मगर उसके अलावा कोई अदालत में गया? कोई नहीं गया। इनको कहा गया था कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए इन्हें। हर कोई कोच है, हर कोई सेलेक्टर है, कोई कोच है, कोई टीम का मैनेजर है, कोई उधर है तो कोई उधर है, सब एक्टिव है। हमारे यहाँ तो लगता है ऐसा है कि जो लोग गलत काम कर जाते हैं, चले गलती से कर गए, मैं कहता हूँ आपने गलती से कर गए, होता है, इंसान गलती का पुतला है, आपने गलती से कर दिया, आप माफी मांग लें। एक गुनाह होता है, जिस तरह हुकूकुल इबाद है, हुकूकुल अल्लाह, अल्लाह के गुनाह अल्लाह माफ करते हैं। आप सबको पता है कि ये मजहबी लोग हैं कि जो हुकूकुल इबाद है, जो कि अवाम ये तो सारी बात है। काश वी हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम द पास्ट, लेकिन हर बार हम ऐसी गलतियां करते हैं, लगता है कि पीछे कुछ हुआ ही नहीं था और हमने कुछ नहीं सीखा, और क्लियरली नॉट। भट्टी साहब, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पाकिस्तान मीडिया, दैट इज़ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट, बिकॉज मैचों में तो कुछ खास टू बी ऑनेस्ट रहा नहीं है कि इस पर बात की जाए।
टीम के ऊपर क्या असर हो रहा है, क्या मोरल है, क्या सोच रहे हैं? यहाँ स्क्रीनशॉट चल रहे हैं बाबर आजम के, यकीनन वो जरा परप्लेक्स्ड होंगे भी, मैंने तो इजाजत भी नहीं दी, अजीब व गरीब किस्म की बातें हैं। साथ में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी हो गए उनके, वो दैट अनदर, वो एक और टेंशन है, कितने पैसे बढ़ने कितने कम होने, क्या सोच रहे हैं इस वक्त? दिमाग में तो उनके कुछ और ही चल रहा है, परफॉर्मेंस तो हमें नहीं लग रहा कि फिर अब क्या एक्सपेक्ट किया जाए। देखें हुमा, मैंने अब हमारे जो स्पोर्ट्स फ्लोर पे फातिमा सलीम प्रोग्राम करती हैं, एक दिन मैंने ये बताया, 4 दिन पहले की बात है, सिकंदर भाई भी मौजूद थे, कि पाकिस्तान टीम की एक अहम शख्सियत ने लाहौर में पीसीबी के एक बड़े अफसर को फोन करके कहा कि साहब देखें 4 महीने हो गए खिलाड़ियों के पैसे रुके हुए, तो उनको कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लिहाजा आप इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के इशू को रिजॉल्व करें। ये उस वक्त की बात है जब चेन्नई में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच होने जा रहा था। तो उन अफसर ने कहा कि भाई आप इस वक्त मैच पे फोकस करें, पैसे कोई इशू नहीं है। फिर पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अफसर को लाहौर से चेन्नई भेजा, अब वो कलकत्ता आ गए टीम के साथ, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कुछ लड़कों ने साइन कर दिए, एक आध शायद अभी कुछ उसमें लीगल मसाइल हैं, कुछ ओपिनियन ले रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान टीम के भी जो तवज्जो है वो थोड़ी सी खेल से हटी हुई है। जब पाकिस्तान टीम की एक अहम शख्सियत लाहौर फोन करके ये कहती है कि भाई हमारे माली मामलात हल कर दें, लड़कों के चूल्हे बुझ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा भट्टी साहब ये अहम शख्सियत प्लेयर है, ऑफिशियल प्लेयर है, अच्छा अहम शख्सियत प्लेयर है। तो मतलब अब आप अंदाजा लगा लें कि सोशल मीडिया के इस दौर में हर बंदे के पास 2-2, 3-3 सेल फोन है, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं। जिस तरह आप भी जिक्र कर रहे हैं, इस पे एक ऐड ऑन ये भी कर लें कि जिस तरह कुछ खिलाड़ियों को मुआवजे में बहुत फ़र्क से की वजह से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जब वो तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस पे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं शो करती मैनेजमेंट कि भाई आपकी ये परफॉर्मेंस है, आप तो ये भी डिज़र्व नहीं करते। मुबशिर, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, अब मिसाल के तौर पे 1 जुलाई से जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नाफिजुल अमल है जिस पे अभी दस्तखत हो रहे हैं, वो 4 महीने लेट हो गए। वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं कि आपकी पिछले 1 साल की कारकर्दगी पर आपको कैटेगरी दी जाती है। अगर आप आउटस्टैंडिंग हैं, जिस तरह हमारे पास जो 60 लाख की कैटेगरी के प्लेयर हैं, उसमें मोहम्मद रिजवान है, बाबर आजम है और शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो लेते हैं तकरीबन कोई 60 लाख रुपए, टैक्स उसमें से कटता है। फिर जो डी कैटेगरी के हैं उनको तकरीबन 9 लाख के करीब मिलते हैं। अब आप देखिए कि सेंट्रल 11 लाख नहीं, अच्छा मैं टैक्स के साथ कह रहा था, टैक्स कटने के बाद, तो उस कैटेगरी में भी इन्होंने बहुत गड़बड़ की। जब पहली बार कैटेगरी अनाउंस हुई तो सरफराज अहमद डी कैटेगरी में थे। जब मीडिया ने शोर मचाया तो फिर पीसीबी ने कहा कि नहीं, ये तो हारून रशीद की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए। हारून रशीद की सिलेक्शन कमेटी तो जून में जा चुकी थी, 3-3.5 महीने तो आपके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे, आप रद्दोबदल करते। फाइनली सरफराज अहमद को बी कैटेगरी में तकरीबन कोई 37 लाख रुपए वाली कैटेगरी में उनको डाला गया, और 6 और प्लेयर जिसमें अबरार अहमद को उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था, नुमान अली को नहीं दिया था, तैयब ताहिर को नहीं दिया था, तो 6 और प्लेयर जो थे वो ज़का अशरफ साहब ने ऐड करवाए। तो कहने का मकसद है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी काफी मामला जो थे गड़बड़ थे, और जब डेडलॉक पैदा हो गया तो इंजमाम साहब ने कहा कि मैं जाता हूं और जाके ये मामला तय करवाता हूं। और इंजमाम जब प्लेयर्स के पास गए तो वो मामला जो 3.5 महीने से डेडलॉक का शिकार थे वो चंद घंटों के अंदर तय पा गए। तो भाई इंजमाम इतने अगर बासर थे तो पीसीबी को पहले इन्वॉल्व करना चाहिए था। बेसिकली इंजमाम के जो अच्छा, वर्ल्ड कप की भी बात कर लेते हैं। सॉरी टू द व्यूअर्स, हम वापस वहीं आ गए हैं। हम बिल्कुल मैच की बात नहीं कर रहे कि आज क्या मैच है, और हम यही तो सारी बातें हैं ना, दिस इज व्हाट वी मेंट कि इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन कमिंग बैक टू द मैच एट हैंड टुडे, सिकंदर, बांग्लादेश पाकिस्तान मैच है। पाकिस्तान ऑलरेडी पोजीशन टेबल पोजीशनिंग पे देखें तो हम कहीं नीचे चले गए हैं वैसे तो। क्या चांसेस हैं हमारे? हाउ आर वी लुकिंग टू यू टुडे? और ईडन गार्डन्स में तो अच्छी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है पाकिस्तान का, क्या लग रहा है आपको? मेरी एक बात वैसी आ गई, अभी आपने कहा ना कि लोगों का जहन मैच के ऊपर है। आप यकीन करें, कल मैं एक बेकरी में गया तो बेकरी के जो काम करने वाला बंदा था, मैं
मतलब कसम खा के कह सकता हूँ कि उस 2-3 बंदे वहां पे जो काम करने वाले थे और जो बेच रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा सिकंदर साहब ये पैसों का क्या चक्कर आ गया, ये क्या हुआ है, ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्या चक्कर है। यानी कि हर शख्स को ये पता चल चुका है, अब सबको पता है। और उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा यार ये क्रिकेट क्या खेलेंगे, इनको तो पैसों की पड़ी है। खुदा की कसम ये उनके अल्फाज। अब आप कह रही हैं कि लोगों का जहन क्रिकेट के पर आप अच्छा चलो ले आते हैं ना हम वापस क्रिकेट पे सिकंदर, हम ले आते हैं, चले ले आते हैं। मगर आई एम वेरी सॉरी पीसीबी को, अब वो कह रहे हैं कि जी हारून रशीद ने बनाकर गए थे, भाईजान आप आए थे क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए कि दूसरे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे थे, आप आके चलें सिकू भाई आज के मैच पे आ जाए ना, क्या लग रहा है, बांग्लादेश का क्या मैच जो है आज बाबर 11 क्या होनी चाहिए, वसीम जूनियर ही खेलेंगे, हसन अली भी सेहतियाब हो गए, बताएंगे कि उधर अगर मैं आपको बताता हूँ मुबशिर, जो इत्तलात हैं कि फखर जमान फिट हो गए, फखर जमान आज का मैच खेलेंगे इमामुल हक की जगह, हसन अली वो भी फिट हो गए। हसन अली के बारे में इत्तलात है कि हसन अली को शायद पाकिस्तान 4 पेसर्स के साथ चला जाए, क्योंकि ईडन गार्डन्स की पिच जो है उसमें बताया जाता है कि भारत के जो दीगर सेंटर्स हैं उनके मुकाबले में ज्यादा बाउंस है। तो अगर हसन अली खेले तो या तो मोहम्मद नवाज की जगह खेलेंगे या फिर हो सकता है कि मोहम्मद वसीम जूनियर को ड्रॉप किया जाए, लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर ने चूंकि पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी इसलिए उनको ड्रॉप करने का कोई समझ में नहीं आ रहा। तो ये मुमकिन तौर पर 2 तब्दीलियां हैं। शादाब खान अभी तक फिट नहीं है, शादाब खान आज का मैच नहीं खेलेंगे, तो अब पाकिस्तान के पास तो टोटल 14 फिट खिलाड़ी हैं जिसमें से 11 मैदान में उतारने। यानी ये कंफर्म है कि इमामुल हक नहीं खेल रहे आज, फखर जमान और अच्छा ये इमाम भी कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, और उसके बाद बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे, लेकिन इन सॉलिडारिटी विद इंजमाम तो नहीं हटाए गए या फिर कोई वैलिड रीजन है? इमाम अच्छा खेल रहे हैं लेकिन 20, 25, 30, 17 ये छोटी छोटी इनिंग्स खेल रहे हैं, तो लिहाजा अब चूंकि पाकिस्तान के लिए मस्ट विन मैच है तो लिहाजा साहब बाकी ओपनर्स को देखें, बाकी टीमों के ओपनर्स को वो 150 कर रहे हैं, 100 कर रहे हैं। जी सिकंदर भट्टी साहब ये बताइए कि शादाब को चोट भी लगी है कि अब ये बहाना, वो आपने तो कहा था सब क्लियर है, वो तो घर जाके बिरयानी खा रहे हैं, कल बात भी थी कि वो सेट हो गए, होटल से गए और खाना पीना किया, कल फैजान बता रहा था, आप कह रहे हैं कि वो अभी तक अनफिट है। ये कौन सी चोट लगी है, कहाँ से लग गई, किधर लग गई, कैसे लग गई, किसी को पता ही नहीं चला। मतलब वो गिर गए, गिर के खड़े होकर बोल दिया मेरा सर दिमाग पे चोट लग गई। अच्छा ये वो बात है कि वो आप दोनों डिस्कस कर लीजिएगा, वी डोंट नीड टू पुट इट आउट ऑन एयर। और बिरयानी तो हम पाकिस्तानी गम हो या खुशी हो हम बिरयानी खा ही लेते होते हैं, बिरयानी पे क्या नाराजगी। ओके थैंक यू सो मच भट्टी साहब एंड सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। लेट्स होप कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का आज मैच जो होने वाला है पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस दे और हम अच्छे नोट पे क्रिकेट वर्ल्ड कप का इख्तिताम करें, क्योंकि अभी 3 मैचेस हैं, आज के बाद 2 मैचेस हैं। पर्सनल लेवल पे देखें ना तो ऑब्वियसली हम सारे क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग बैड, तो उस वजह से भी दिल उदास है। और फिर लार्जर इशू पे अगर हम फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो देखें तो लगता है उससे कभी निकल नहीं पाएंगे, बिकॉज समटाइम्स मुबशर ऑनेस्टली इट फील्स जब हम वर्ल्ड रिएक्शंस देख रहे होते हैं ना और स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं तो लगता है कि कोई दिल से उनकी मदद करने को उस तरह नहीं निकल रहा जो कि होना चाहिए था। ये बिल्कुल ये खाली बयानात हैं। हाउएवर अल्हम्दुलिल्लाह सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड और आम पब्लिक देखा जाए तो वो बिल्कुल सपोर्ट में है और वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो सपोर्ट जो होती है वो कभी कभार हुकूमतों को भी बदल देती है। गज़ा की सूरत हाल है जिससे हम मुसलसल आपको अपडेटेड रखे हुए हैं जियो न्यूज़ पर, तो आज भी इंतहाई कशीदा सूरत हाल है गज़ा के महसूर और मजलूम फ़लस्तीनियों पर। इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले मुसलसल 23 रोज़ से जारी हैं और इसराइली बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8,400 हो गई है और 23,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली हमलों से हायर एजुकेशन से वाबस्ता 425 तलबा भी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हलाक एहलकारों की तादाद 63 तक जा पहुँची है। गज़ा के तुर्क फ़लस्तीनी दोस्ती कैंसर अस्पताल पर भी बमबारी से एक हिस्सा मुकम्मल तबाह हो गया है और दिन रात फ़ज़ाई हमलों ने गज़ा को मलबे का ढेर बना दिया है। 45% रिहायशी मकान और इमारतें खंडरात में बदल गई हैं। इमारतें जो हैं वो खंडरात में बदल गई हैं और जो सूरत हाल है, फुटेजेस हम देख रहे हैं, पता देखा नहीं जाता, टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है देखना, और एंड येट देखना भी है और उसको सर्कुलेट भी करना है, लोगों को मोटिवेट भी करना है।
कितनी देर तक तो अभी कुछ दिन से उनके पास कोई इंटरनेट और बाहर की दुनिया से कोई रसाई नहीं थी। अब थोड़ा सा मामला जो है वो बदला है, कुछ बेहतर हुआ है। अल-कुद्स अस्पताल में मरीजों और जख्मियों के साथ हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। अंदाज़ा करें अस्पतालों में वो उनकी जगह बन गई है जहाँ वो रेफ्यूज ले रहे हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि इजरायली फ़ौज ने गज़ा में ज़मीनी ऑपरेशन में हमास के दर्जनों जंगजुओं की हलाकत का दावा किया है, जिसमें हमास नेवल फोर्स के सरबराह जो हैं समेत 4 सीनियर कमांडर्स भी शामिल हैं। हिजबुल्लाह ने भी जनूबी लबनान में इजरायली ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। तो बहुत सी बैक एंड फोर्थ जो है वो बातें आ रही हैं। अभी ताज़ा डेवलपमेंट हुई है रात में, इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग बंदी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है और जंगी जुनून सवार है इस्राएली वज़ीर आज़म पर, और जो जंग बंदी के इम्कानात सामने आ रहे थे उसको मुस्तरद कर दिया गया है इसराइल की जानिब से। खैर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद और तारिक अबुल हसन जियो न्यूज़ की एक्सक्लूसिव कवरेज जारी रही है इस दौरान, और पिछले 15-20 दिनों में जो सूरत हाल रही, हमें इसराइल लबनान सरहद से खुसूसी तौर पर हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स देते रहे और लिटरली जान पर खेल कर इन्होंने रिपोर्टिंग की है, अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां पूरी की हैं। अली इमरान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक अबुल हसन से भी हम बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक ही कहेंगे। हम वो सेंस आपसे जानना चाहते हैं जो हम आपसे बातें तो कर ही रहे थे, ऑल्दो अगर देखा जाए तो गज़ा से तो आप लोग दूर थे, लेकिन हमले तो उधर भी हो रहे थे बॉर्डर पे। वहाँ के लोगों क्या यूज टू हैं इस चीज़ से, कोई नई चीज़ उनको लग रही थी? वहाँ आप बहुत से रिपोर्टर्स, बहुत से कॉरेस्पॉन्डेंट्स दुनिया से आए हुए थे, सेंस क्या थी कि ये एक जंग जो है ये थोड़ी देर की है, वक्ती है, रुक जाएगी, या फिर ये वो है जो कि बहुत देर से ब्रू हो रही थी? देखिए, सेंस जो है वो जो आम लोगों का सेंस है वो तो जाहिर है कि अगर कराची में भी जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे तो एक यूज टू वाली सूरत हाल हो गई थी। हाँ। लेकिन अगर आप हमें जब उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा होता था कि जब हम किसी से कोई रेंट ए कार वाले से बोलें कि भाई हमें कार चाहिए एंड वी हैव टू मूव टू वेरी क्लोज टू द बॉर्डर, जैसे कि हमने पहली हिट वहाँ से दी थी कि इजरायली जो फेंसिंग हुई हुई है, यानी जो कॉन्क्रीट बैरियर्स लगे हुए हैं, वो यकीनन GOTP पे दिखाया भी था, और इत्तेफाक ये था कि वो इलाके का ड्राइवर था जो कि हमें बैरूत से ला रहा था और उसने बिल्कुल उस बैरियर के सामने खड़ा कर दिया था। दैट वाज अ वेरी हॉरिबल एंड अ काइंड ऑफ डेंजरस एक्सपीरियंस टू फील कि इजरायली बॉर्डर आपके सामने, लाइक वॉल 20 फीट 25 फीट की जो है। तारिक और हम वहाँ पे थे और वहाँ से हमने मतलब ये कि इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड डेंजरस एज वेल, क्योंकि जिस पॉइंट पे उसने ला के हमें खड़ा किया था, इजराइल के सर्विलेंस कैमराज थे, उसको 2 दिन पहले उसकी फुटेज मुमकिन है आप लोगों ने भी चलाई हो कि हिजबुल्लाह ने टारगेट करके उन कैमराज को स्मैश कर दिया था। तो बिल्कुल उसी पॉइंट पर ला करके उसने खड़ा कर दिया था। वी रियली डोंट नो कि हाउ सेफ इट इज़ टू ऑपरेट फ्रॉम देयर। ये कि हम शूट कर रहे हैं, हमारे बैक पे इजरायली बॉर्डर है जो कि दिख रहा है फैंस की सूरत में, कंक्रीट बैरियर की सूरत में, कितना सेफ है। तो एक तो वो एक्सपीरियंस था। फिर सिवेरिटी का अंदाज़ा जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि वो जब होता था जब आप कहें कि भई अब हमें, वैसे तो हम 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द बॉर्डर थे एंड वी वर द ओनली टीम ऑफ द वर्ल्ड जर्नलिस्ट, वो बाकी के 6 किलोमीटर फ्रॉम द बॉर्डर थे। एक दाना होटल था वहाँ वो स्टे के होते। वी प्रेफर टू गो देयर क्योंकि ज़्यादा बेहतर होता है इस तरह की जंग की सूरत हाल में कि आप मार्क्ड होटल में रह रहे हो, कि यानी ये कि दोनों साइड्स को पता हो कि भाई यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। अच्छा, ये सॉरी टू से, लेकिन हमने इस जंग में देखे ये खतरनाक बात भी है। बिल्कुल बड़ी मार्क चीजें जो हैं वो तबाह की हैं। जर्नलिस्ट को ही आप देखते हैं, रॉयटर्स, AFP और अल जजीरा, वो एक कॉन्वॉय में मूव हो रहे थे बट दे वर हिट, और बाद में यही अभी 2 दिन पहले रिवील किया गया है कि इट वाज इजरायली टारगेट, इजरायलीज अटैक्ड देम। अब हाउ फार और कितना वेरीफाइबल है कि ये इजराइल ने अटैक किया। आपने कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले गालिबन आपने ये ब्रेक किया था कि आपके होटल के करीब भी धमाके हुए और ड्रोन हमले किए गए, तो उस वक्त का एक्सपीरियंस बताएं। आपने रिपोर्ट भी करना है और आपको धमाकों की आवाज़ की ऐसी तारीकी में कि जब जो 70% ऑफ द पॉपुलेशन हो जो कि रहने वाली हो, जो आपने यूज टू की बात की, इतने भी यूज टू नहीं है लोग। अगर 70-60% वहाँ से बैरूत जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि दे आर फीलिंग डेंजर। और जब ऐसे खाली सूरत हाल, बिल्कुल खामोशी हो, दुकानें वहाँ पे बेशतर तो बंद थी और जो खुल रही थी वो भी इवनिंग से पहले जो है वो बंद हो जाती थी। तो रात को 11 बजे अगर ब्लास्ट हुए और वो भी जस्ट 400 मीटर्स या 300 मीटर्स अवे फ्रॉम आवर होटल हो, तो वो फिर उसका जो एको होता है और सारी जो सूरत हाल होती है वो इमेजिन की जा सकती है। तो बहुत ही क्लोज हुआ। तो उसके बाद फ्रैंकली स्पीकिंग
क्योंकि आप लोगों से हम जो है बड़े टच में थे और वो तो मैंने तो हेलमेट ले लिया था। बिल्कुल, उसकी वजह ये कि हेड इंजरीज से बचना बहुत ज़रूरी है। तारिक अबुल हसन भी यकीनन जो थे उन्होंने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए थे, और जो भी मेरी बड़ी बहन ने और दीगर ने घर वालों ने दम दरूद बताए थे वो करना शुरू कर दिए थे, बिकॉज जाहिर है कि ऐसे नेचुरली बिकॉज आपको ये भी नहीं पता ना कि नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, अगर इतने नजदीक चीजें आ गई हैं। वॉरफेयर में यू नेवर नो कि हम जहाँ रह रहे थे सामने भी ऑलिव के ऑर्चर्ड्स थे, पीछे भी ऑलिव के दूर तक ऑर्चर्ड्स और फिर पहाड़ थे, तो बड़े ही स्पार्सली पॉपुलेटेड, एक दो घर बने हुए थे वो भी दूर दूर। तो दैट इज एक्चुअली अ वेरी गुड लोकेशन टू हिट एट इसराइल यानी गोरिल्ला वॉरफेयर में। यू नेवर नो, क्योंकि हिजबुल्लाह वालों को भी कोई ऐसा मार्ग नहीं था कि हम यहाँ पे रह रहे हैं या हमने बताया हो कि ये लोकेशन जो हमारी थी। तो वही एक्चुअली हमने उस होटल में रह के ही बड़ा, हमने और तारिक अबुल हसन ने एक डिसीजन लिया था कि ज़ाहिर है अब दाना में नहीं है तो हम बहुत अवे नहीं जाएंगे, तो हमें वही एक लोकेशन मिली थी एंड वी वर अलोन इन द होटल। वो कल आपने बिल्कुल कल लास्ट टाइम बिल्कुल अकेले थे, तो वो जो एक्सपीरियंस था वो बड़े ही ख़तरनाक किस्म का एक्सपीरियंस था, क्योंकि आप मार्ग नहीं हुए नादर द इजरायलीज नो कि ये खाली होटल है या कोई जर्नलिस्ट। इंटरनेट और ये ऑब्वियसली हमारी कम्युनिकेशन जो थी, लेकिन आम पब्लिक को भी वहाँ जितने रह गए थे ये सारी चीज़ें थी, फ़ोन्स चल रहे हैं और इंटरनेट वगैरह है। इंटरनेट वगैरह ऑफ एंड ऑन ऑफ हो रहा था। लाइट जैसे कि हमारी लास्ट नाइट परसों थी तो पूरी रात लाइट नहीं रही है। अच्छा, वी हैड टू सफर इट, और वो तमाम मच्छर और ये वो, तो रात हम सोए भी नहीं। अच्छा, आपके साथ जो बाकी वर्ल्ड कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, कुछ का तो आपने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी दिखाए थे, वो भी महदूद मुद्दत के लिए उधर आए हैं, कवर किया, चले गए हैं। 10 दिन के लिए जो है वो सीरियन ये जो लेबनीज अथॉरिटीज़ हैं अलाउ करती हैं, ज़्यादा दिन के लिए वो वहाँ पे नहीं अलाउ करते। दैन यू हैव टू गो बैक टू बैरूत एंड टेक परमिशन। तो वो कम थे और वो हमें यही कहते थे कि ऑलरेडी तुम एक ख़तरनाक एरिया में रह रहे हो, एंड डोंट मूव फ्रीली, नॉट एट ऑल, यू नीड नॉट टू मूव फ्रीली बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। खुसूसन अगर दो हुकूमतों में जंग हो रही हो तो उसमें मार्क्ड होती हैं चीज़ें, कम्युनिकेशन होती है, सारा होता है। लेकिन वन यू आर इन एन एरिया जहाँ पे गोरिल्ला वॉरफेयर एक तरफ लड़ी जा रही है, दूसरी तरफ वो है इजरायली जिनसे जाहिर है हमारा कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो वो हमें कॉशन करते रहते थे। और तो अथॉरिटीज़ ने कहीं ना कहीं आपको रोका भी कि यहाँ नहीं जाना या इससे आगे नहीं जाना? बिल्कुल, वो हमें ये कहते थे कि भाई जब कभी भी इस तरह के ब्लास्ट हो तो यू नीड नॉट टू रश टू द साइट। और CNN की सारा वहाँ पे प्रोड्यूसर हैं, उनके साथ एक कॉरेस्पॉन्डेंट भी आई हुई है, तो उनसे भी हमारी बात हुई थी। ये जो मुबशिर ने कहा कि सबसे क्लोजर जो 400 मीटर पे ब्लास्ट हुआ था, तो वो हमसे 6 किलोमीटर अवे जहाँ पे दाना होटल में ये CNN अल जज़ीरा थी, तो वो फिर मेरी उनसे कम्युनिकेशन हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमने भी ये ब्लास्ट सुना है। तो फिर उन्होंने सिचुएशन पूछी तो हमने कहा कि अंधेरा है लेकिन धुआं उड़ता हुआ हमने। अच्छा, ये बताइए, हम एक सेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जगह से यहाँ से हिजबुल्लाह है, वहाँ से इजरायली फोर्सेस है, और एक फ्रॉम दिस साइड तो गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप ही सिचुएशन चल रही है। लेकिन बैरूत की अपनी आर्म्ड फोर्सेस या चले उनकी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस या पुलिस उस जगह पे कोई और था? जी बिल्कुल, लेबनीज फोर्सेस ऑपरेट करती हैं, उनके बेसेस हैं, लेकिन जाहिर है कि वो ऑपरेट करती हैं और साथ में हिजबुल्लाह को पूरे सदर्न लेबनान में ये कहा जाता है कि उनको अपर हैंड है, तो वो ऑपरेट कर रही होती हैं, कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। एक मरतबा सहाफ़ियों की टीम वहाँ पे क्रॉस फायर में फंस गई थी, तो वो फिर लेबनीज अथॉरिटी और UN ने वहाँ पे इसराइल को कम्युनिकेट किया कि भाई यहाँ पे जहाँ पे आप शूटिंग में मसरूफ़ हैं वहाँ पे एक कार सहाफ़ियों की फंस गई है, तो उस पर हिट भी हुआ था कार पे, बुलेट फायर्स हुए थे, लेकिन वो बच गया, वो बच गया, एक राहगीर उसमें ज़रूर मरा। तो इस तरह की जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है, लेकिन यू हैव टू बी लकी इनफ कि आपका सही वक्त पे लेबनीज अथॉरिटी से कांटेक्ट हो जाए, UN से, तो फिर आप मुमकिन है कि कोई सूरत निकल आए जैसे उन सहाफ़ियों की निकली। लेकिन अगर आप अनफॉर्चुनेट हैं तो वही होता है जो अगर अली आप कंक्लूड कर सकें, सिर्फ क्योंकि अब आप आए हैं, कल की सिचुएशन को देखते हुए सूरत हाल और ख़राब हो रही है या कुछ बेहतरी के इम्कान नज़र आ रहे हैं? देखिए, स्टेट ऑफ इसराइल ने अगर रहना है तो उन्हें उनकी तरफ से अगर सोचा जाए तो उन्हें डेटरेंस अपना रखना है। वो ये नहीं नेतन्याहू गवर्नमेंट, ऑल्दो नेतन्याहू बहुत सिवियर प्रेशर में है फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम मीडिया, फ्रॉम द फैमिलीज ऑफ द होस्टेज फैमिली जो हैं उनके साथ, तो लिहाजा वो अगर यहाँ से कोई डील करते हैं कि ठीक है हम आपके कैदी रिहा कर रहे हैं वहाँ पे, तो वो दैट विल बी द एंड ऑफ नेतन्याहूज़ पॉलिटिक्स विद इन द कंट्री। और दूसरी सूरत यकीनन वो बर्बरियत है कि जिसमें वो पूरा अपरूट करना चाहते हैं, पूरा मतलब बेसिकली लगता है कि एक मौका भी मिल गया है उनके हाथ, एक मौका भी आ गया है जहाँ बाकी दुनिया भी सॉरी टू से जो पावरफुल नेशंस हैं वो तो अपना वीटो इस्तेमाल करके कुछ होने नहीं दे रही, तो इनको तो एक मौका मिल रहा है कि शायद ये वर्ल्ड को भी इस
में देखें ना आपके जो सबसे ज़्यादा उनको तैयब अर्दोगान के ऊपर स्पॉटलाइट है कि वो बहुत जो है उनकी ज़ाहिर है इस्लामिस्ट रूट्स हैं और सारा है, लेकिन अभी तक जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं दोनों कंट्रीज़ के कायम है। तो वो मुसलमान मुल्कों का भी लुक फार्म और बहुत अच्छी बात है। और अली इमरान टू की चूँकि आप वापस आ चुके हैं, हम आपसे दोबारा ज़रूर मिलेंगे और बात करेंगे इस पे, एंड वील हैव सम अदर एक्सपर्ट्स एज वेल। अच्छा जी, आपको बता दें कि अर्जेंटीना के मैजिशियन फुटबॉलर लायनल मेसी ने फुटबॉल का मोतबर तरीन बैलन डोर अवार्ड जो है वो रिकॉर्ड 8वीं बार अपने नाम कर लिया। मैं अभी मुबशर को ये बता रही थी 7-8 साल से तो हम ये शो कर रहे हैं और 7-8 बार हम ये बात कर चुके हैं। तो बिल्कुल पेरिस में होने वाली इस तकरीब में बरतानवी फुटबॉल लेजेंड और इंटर मियामी के शरीक मालिक डेविड बेकहम ने भी मेसी को ये अवार्ड दिया है। और मेसी ने पिछले सीज़न में PSG की जानिब से 21 गोल्स किए थे। जी हाँ, 21 गोल्स किए थे और मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने पिछले साल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था। और मेसी अमेरिका क्लब इंटर मियामी से मुंसलिक हैं, जस्ट सो यू नो। और अगर रिसेंटली एक बेकहम के ऊपर इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्री आई है तो उससे बड़ा अच्छा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा प्लेयर इस वक्त कहाँ है। तो मेसी, आई मीन हु वुड हैव थॉट कि अमेरिका में भी फुटबॉल होगा जिसमें मेसी होगा। और वो जो एक मुकाबला चलता रहता है कंपटीशन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का, तो हमेशा ज़्यादातर लियोनेल मेसी बाजी ले जाते हैं। अच्छा जी, ऑलराइट, तो ये एक है। और कुछ हम इन्होंने मेसी ने अपने बच्चों को भी बुलाया, ये सारी ये जो दो हैं हाँ। तो बड़े ये प्रेस्टिजियस अवार्ड्स होते हैं और बड़ा ग्रैंड। तीसरा बच्चा भी आ गया लियोनेल मेसी यहाँ पे, उसको भी बुलाया है और मोमेंट होगा बच्चों के लिए भी कि बाबा को अवार्ड मिला। डेफिनेटली, और ये उनके पार्टनर भी हैं इधर और ज़बरदस्त, बट ही मस्ट बी सो यूज्ड टू इट एज वेल। पता भी होता होगा कि ये मुझे ही मिलना है। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। अच्छा जी, हम एक कुछ विजुअल्स वो भी दिखा दें जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इस्तकबाल हुआ है कोलकाता में, और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम और दीगर जो क्रिकेटर्स हैं उनका अच्छा वेलकम किया गया है। मुबशर हमारे साथ हैं। फॉर सम ऑफ यू हैव बीन आस्किंग कि अब्दुल्ला किधर गए हैं। भाई अब्दुल्ला को भूल जाएं 2-3 हफ्ते के लिए, ही इज गॉन। तो लिहाजा हम रोज याद जरूर कर रहे हैं। हाँ, हम याद कर रहे हैं, वी आर इन टच विद हिम एज वेल। और आपको पता है कि वो अपने सोशल्स पे तस्वीरें भी लगा रहे हैं जहाँ वो गए हुए हैं। एनीवे, आज है मैच पाकिस्तान बांग्लादेश का। इंडिया मेरे मुंह से इसलिए निकल गया क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे इंडिया में हो रहा है। हाँ, इंडिया में भी हो रहा है और पॉइंट्स टेबल से इंडिया पहले नंबर से हटा ही नहीं कभी ना, तो वो पहली चीज जो है वो नजर वही आती है। इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान नजर ही नहीं आ रहा। पहले कितनी अफसोस की बात है टीमों की। तो पहला जो जब आप इंटरनेट पे खोलें या अभी हम अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं ना, तो पहले पेज पे तो पाकिस्तान आता ही नहीं है बेसिकली। अब जो आप पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान टॉप पे, लेकिन ये 7वां नंबर। हाँ, लेकिन ये पेज अच्छा लग रहा है, इसको यहीं रहने दें, हम टॉप पे देखना चाहते हैं। इवन इट्स द सेकंड पेज। मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का और हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। कोलकाता से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक रहमान हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। सोहेल इमरान लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अतीक, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, बहुत से मसले मसाइल चल रहे हैं लेकिन इस वक्त टीम का फोकस मैच पर है और मैच जीतने की कोशिश की जाएगी आज? जी डेफिनेटली फोकस आपको मैच पर करना होगा। दीगर जो भी मामला चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अब क्रिकेट कम ही गिर रही है और लाहौर में ज्यादा फैसले हो रहे हैं, ज्यादा विकेटें जो है वहाँ कल पहली विकेट तो गिरी है। तो यकीनी तौर पर आपको फोकस तो पाकिस्तान टीम को करना होगा, क्योंकि अगेंस्ट बांग्लादेश है, वो भी अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं खेल रही, पाकिस्तान भी अपने पूरे पोटेंशियल पर नहीं खेल रही, तो टीम एक बराबर सी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान एक बड़ी टीम है बनिस्बत बांग्लादेश के, क्योंकि बांग्लादेश अब तक सिर्फ 33 में से 5 मैच जीती है और अगर एशिया में देखें तो 32 पाकिस्तान जीता है और फिर अपना बांग्लादेश जो है वो 3 मैच जीत चुका है। तो वर्ल्ड कप में भी हम सिर्फ 99 वर्ल्ड कप में हारे थे और उसके बाद फिर 2019 में हमने जीते थे, तो यहाँ इक्वल है। तो फोकस तो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान टीम में 2 तब्दीलियां मुबशिर बताई जा रही हैं अब तक की जो इतलात आई हैं। एक तो डेफिनेटली कल से चल रहा है कि फखर जमान जो है वो इमामुल हक की जगह शामिल होंगे और शादाब जो मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं हुए हैं उनकी जगह अब के सलमान अली आगा को जो है वो डाला जाएगा। और हसन अली और वसीम जूनियर में जो टाई थी, तो अब तक की इतलात ये है कि शायद हसन अली जो है वो आज ना खेलें, क्योंकि वसीम जूनियर ने अगेंस्ट साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी बॉलिंग की थी और बहुत अच्छा स्पेल कराए थे वहां पर। तो ये 2 तब्दीलियां अब तक नजर आ रही हैं, लेकिन हतमी फैसला मुबशिर वो टॉस से पहले ही किया जाएगा। जी अच्छा, आपने बात का स्टार्ट ही अतीक इस तरह किया और कहा कि पाकिस्तान को बहुत अच्छा खेलना चाहिए और
ये चाहिए वाली जब बातें होती है ना, तो ये हमारी डिज़ायर होती है, हमारी एक तमन्ना, होप, ख्वाहिश, जो कहना चाहें। अब टीम इटसेल्फ से क्या आपकी कोई मुलाकात हुई, कोई टेम्परामेंट, इतनी चीज़ें और हो रही हैं, जैसे कि आपने खुद ही अपनी गुफ्तगू में कह दिया कि पहली विकेट तो लाहौर में ही गिर गई है, मतलब वो सारे मामले भी चल रहे हैं, तो हाउ इज़ द टीम फीलिंग? देखिए, कल यहाँ ईडन गार्डन कोलकाता में पाकिस्तान टीम ने प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के दौरान तो पाकिस्तानी खिलाड़ी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारा मीडिया खड़ा होता है, कैमरे लगे हुए होते हैं, तो बज़ाहिर प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही होती है, फील्डिंग अच्छी शानदार हो रही होती है प्रैक्टिस के दौरान, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना होता है मैच के दौरान, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। मैच में जब होते हैं और अगर आप किसी बॉलर को 2 चौके या 1 छक्का पड़ जाए तो वो अपनी लाइन और लेंथ भूल जाता है। कोई बैट्समैन अगर 2 ओवर पे जल्दी आउट हो जाए तो नीचे वाले घबराहट का शिकार हो जाते हैं, फिर वो अपने स्ट्राइक रेट को बहुत नीचे ले आते हैं। तो मसले मसाइल तो हैं, यही सब राय भी यही तजियाकार यही दे रहे हैं राय कि टीम एज ए यूनिट नज़र नहीं आती, और वो एज ए यूनिट कैसे नज़र आएगी जब लाहौर में ये सूरत हाल चल रही है। सुहेल इमरान, लाहौर की सूरत हाल, PCB के मामलात, यकीनन जो कोलकाता में सूरत हाल है वो तो सबके सामने है। एज ए यूनिट कैसे खेल पाएगी टीम जब यहाँ पर मसले रोज नए से नए बढ़ते जा रहे हैं? और एक अगर मैं ऐड कर दूं, PCB का रोल शुड हैव बीन कि PCB पे कभी अटेंशन ना आए, अटेंशन शुड ऑलवेज बी ऑन द प्लेयर्स, द मैच, द प्ले। मतलब ये किस तरह ट्विस्ट मारा है इन्होंने, कैसे ये हो गया? अब हम आपसे जानना चाहते हैं सुहेल कि ये क्या हो रहा है? हमारी सारी अटेंशन वहाँ इवेंट से जा चुकी है और हम PCB के उनमें आ गए। उमर मुबशर, जिस तरह लाहौर का आजकल मौसम बहुत ज़्यादा आलूदा है और जो आलूदगी है उसके जो इंडेक्स है उसके ऊपर पाकिस्तान जो शहर लाहौर है ये एक सर फहरिस्त है पिछले कुछ दिनों से, और फ़ज़ा बड़ी आलूदा है, और इससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हेड क्वार्टर है वो भी बच नहीं सका। वहाँ पर भी बड़ा ही आलूदा किस्म का माहौल है। आलूदा मैं नेगेटिव उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन जो माहौल वहाँ पर बना दिया गया है, जिस तरह का क्योस है वहाँ पर, जो कि नहीं होना चाहिए था इस मेगा इवेंट के दौरान, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद अपनी पॉलिसियों से, अपने फैसलों की वजह से इस तरह का माहौल बना दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी, अतीक भाई तो ये कह रहे हैं कि जी उनका फोकस खेल के ऊपर है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि खिलाड़ियों का फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईडन गार्डन की पिच के ऊपर हो और उन्हें पता हो कि आज हमने 350 रन करने हैं, पिछले सारे जो रोने थे वो धोने हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमें यहाँ पर भी पता चला कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 4, 5, 7 रोज से जिस तरह की प्रेस रिलीज जारी की जाती रही, जिस तरह के बयानात जारी किए जाते रहे, वहाँ पर सारे का सारा फोकस जो है वहाँ की बजाय यहाँ पर उनका लगा हुआ है। ख़ास तौर पर जब 2 रोज़ पहले एक उनकी गुफ्तगू थी, जो प्राइवेट गुफ्तगू थी, वो सामने आई, उसको लेकर ख़ासे परेशान हैं कप्तान बाबर आजम के ये सारा कुछ क्या हुआ है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला ले रहे हैं, जाने से पहले भी तमाम तर फोकस जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर दस्तखत करने, मुआवजे बढ़ाने, क्या करना है क्या नहीं करना, उसके ऊपर फोकस रहा। जाने से 2 दिन 3 दिन पहले तमाम खिलाड़ी जो हैं, जो इन दिनों आप एड्स देख रहे हैं, उसके शूट में वो मसरूफ़ रहे। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जाने से पहले एक डिपार्चर मीडिया इंट्रैक्शन भी रखा था, वहाँ पर इसी वजह से खिलाड़ी लेट पहुँच रहे कि वो बहुत ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ में, जो उसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी, उस पर मसरूफ़ रहे। जब आपका फोकस अगर इस तरह का होगा, इस तरह का रहा होगा, और जिस तरह के सर्कमस्टांसेस यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह के चल रहे हैं, अगले 4-5 रोज़ में फ़ैसला भी होना है कि उनका जो मैनेजमेंट कमेटी है पाकिस्तान की, उसमें इजाफा किया जाता है, उसको एक्सटेंशन मिलती है या नहीं मिलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दौरान। इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है, कल्प्रिट कौन है कि जिसने ये सब किया और सबकी तवज्जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस से हट गई? इसका जिम्मेदार कौन है? मुबशर, माना कि ये तमाम सूरत हाल जो थी वो आनी ही आनी थी कि 5 नवंबर को मैनेजमेंट कमेटी का जो मुद्दा था वो ख़त्म होनी थी, लेकिन आप कम अज़ कम इतना बड़ा मेगा इवेंट है जो 4 साल के बाद हो रहा है, पाकिस्तान टीम चंद माह पहले, चंद हफ्ते पहले बल्कि नंबर 1 की पोजीशन पर थी और उसको बरकरार रखना चाहिए था। सब कुछ आपका स्टेक पे लगा हुआ था, बुला देते ये तमाम तर इख्तलाफात, मनफी चीज़ें, कम अज़ कम क्या आप लोगों के लिए
जिसको पूरी कौम जो है पूरा एक यकजा कर देती है। क्रिकेट जो है सब मैचेस देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्या आप 6 महीने के लिए 6 हफ्तों के लिए आप ये तमाम जो आपस के आपके मामलात थे इनको भुला नहीं सकते थे सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की खातिर? अगर आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला था, पैसे नहीं बढ़ रहे थे, 6 हफ्ते आप सब्र कर लेते। आप 6 हफ्ते अपने जो थे, जो आपने बयानात दे रहे थे वो ना देते, सिर्फ और सिर्फ फोकस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के ऊपर होता। पीछे से आप कुछ डोरे ना खींच रहे होते, इधर से खबरें ना आ रही होती। इसमें तमाम जो प्लेयर्स हैं मैं समझता हूँ वो भी इन्वॉल्व हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो खबरें थी सारे का सारा ध्यान हटाने के लिए जो कुछ किया जाता रहा। मैं मान ही नहीं सकता कि ये सारे का सारा जो है पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी ये सारे का सारा माहौल बनाने में अहम किरदार अदा ना किया गया हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलतियां अपनी जगह पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर्स का भी फोकस जो है वो बिल्कुल एशिया कप की परफॉर्मेंस शुड हैव बीन एग्जैक्टली। ये तो हम शायद ये भी मान लेते कि इससे पहले हमारा इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लेवल जा रहा था, हम इतने पीक पे थे कि हमने बाकी चीज़ों पे भी तवज्जो देना शुरू कर दी। मुबशर राइटली सेड एशिया कप ने हमें बता दिया था वेयर वी स्टैंड। तो हमारा 100% फोकस ना सिर्फ प्लेयर्स का, पीसीबी को भी कोई डिस्ट्रैक्शंस अलाउ नहीं करनी देनी चाहिए। हमें याद है हुमा कि एशिया कप के बाद भी एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी कि बाबर आजम की कप्तानी को भी डिस्कस किया गया था। तो उस सब का क्या बना? ये हमेशा ऐसे ही होता रहेगा, बड़े टूर्नामेंट में हारेंगे? जी मुबशर, जो अभी जिक्र किया जा रहा है एशिया कप का, तो मैं वहाँ पर कोलंबो में मौजूद था। मैं समझता हूँ कि जो एशिया कप का जो 2 रोज़ मैच हुआ था, अव्वल तो वो मैच एक ही रोज़ में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतनी कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी कि उसका एक रिजर्व डे रखा जाता। वो 2 रोज़ के ऊपर मैच किया और जिस तरह का बुरा हाल किया इंडियन क्रिकेट टीम ने हमारा, उससे डेंट पड़ा पाकिस्तान टीम को। उससे ड्रेसिंग रूम का माहौल हुआ, ड्रेसिंग रूम की खबरें सामने आना शुरू हुई कि बाबर आजम ने अपने बॉलर्स को इस तरह कह दिया, उस तरह कह दिया। वो एक, मैं समझता हूँ वो एक ऐसा पॉइंट था जिससे पाकिस्तान टीम तितर बितर हुई है। और उसी से बाद फिर आपने श्रीलंका के खिलाफ मैच जिस तरीके से हारा और उसके बाद आप फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर सके, वापस आते हैं, फिर यहाँ पर आपको ग्रिल किया जाता है, एक कमेटी बना दी जाती है और उस कमेटी में आपको कप्तान को बुलाया जाता है, सबको बुलाया जाता है। ये एक अच्छा मौका बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। 2003 में मैंने देखा, 2003 में पाकिस्तान टीम पहले राउंड में साउथ अफ्रीका में होने वाले वर्ल्ड कप में बाहर हो जाती है, वापस आते हैं, फिर यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी जाती है। 2007 का वर्ल्ड कप एजाज भट्ट मरहूम थे चेयरमैन, वहाँ पर फिर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 700 800 सफ़े की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सफ़ा तैयार कर लिए जाते, लेकिन कुछ नहीं बदला और अब भी कुछ नहीं बदलेगा। बेशक आप 10 रुकनी कमेटी बना दें, 15 रुकनी कमेटी बना दें, फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। सारे आएंगे, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, सैंडविच खाएंगे और आसान है ना, रिपोर्ट तलब कर हीटर लगा होगा, इस्तीफा ले लिया, गर्मियों में जब बहुत ही बात जो आप कर रहे हैं सुहेल, वो हम सारे जानते हैं। तकलीफ दे बात है, बड़ा ही अफसोस होता है ये सुन के कि नथिंग एवर चेंजेस। लिटरली रॉ टैलेंट है जिस पे चीज़ें या तो बन जाती हैं या फिर और चीज़ों में ये ख़त्म हो जाती हैं। कमिंग बैक टू अतीक, आप कोलकाता में हैं, कोई पिच के हवाले से हमें कोई लेटेस्ट रिपोर्ट्स, हम अपनी ज़रा हम स्ट्रेंथ देखना चाह रहे हैं अपनी कि आज इंशाल्लाह हमारे कितने चांसेस हैं, क्या हैं? देखिए, दीगर जहाँ जहाँ पाकिस्तान खेला है, बेंगलोर में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, उसकी निस्बत ईडन गार्डन कोलकाता की विकेट थोड़ी सी बाउंसी बताई जा रही है और थोड़ा फास्ट बॉलर को जो है यहाँ पर सपोर्ट मिलेगी। तो इसी वजह से वसीम जूनियर को ही बरकरार रखा गया है। हारिस रऊफ भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, तो थोड़ा सा बाउंसी विकेट यहाँ पे बताई जा रही है। थोड़ा फास्ट बॉलर को यहाँ पे मदद मिलेगी और यकीनी तौर पर पाकिस्तान ने भी, कल हमने जब देखा प्रैक्टिस हो रही थी तो टीम मैनेजमेंट वहाँ कोई 15 से 20 मिनट इस विकेट पर खड़ी रही और उसके बाद फिर जब भी चली गई मैनेजमेंट तो फिर बाबर आजम ने जो है विकेट का जो है वो जायजा लिया। तो यकीनी तौर पर थोड़ी सी दीगर शहरों की निस्बत ये थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक है, लेकिन पाकिस्तान के पास अब ये आखिरी मौके हैं। अगर पाकिस्तान अच्छे नोट के ऊपर, मैं अब ये तो नहीं कहूँगा कि वो हार जाए और ये जीत जाए, कम से कम पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को एक अच्छे नोट पर ख़त्म करे, बांग्लादेश को हराए, आगे दोनों मैचेस न्यूजीलैंड और जो इंग्लैंड हैं उनको भी शिकस्त दे, ताकि ये वर्ल्ड कप एक अच्छे नोट पर खत्म हो। ऐसा ना हो कि शिकस्तों के एक अंबार लगे हुए हों और ये वर्ल्ड कप भी जो है परसों याद रखा जाए। चांसेस हैं कि 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हम मैदान में उतरेंगे?
4 फास्ट बॉलर, ये भी आप मुश्किल लगता है मुझे कि आप 4 फास्ट बॉलर का है तो फिर बहुत ज्यादा आपको तब्दीली करनी पड़ जाएगी टीम में और बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होंगे। लेकिन मुझे अब तक जो इतलात मिली है टीम की जगह से, तो वहाँ यही बताया जा रहा है कि सिर्फ 2 तब्दीलियां, 3 फास्ट बॉलर सलमान अली आगा शादाब खान की जगह आ जाएंगे और फखर का तो सबको मालूम है कि वो इमाम की जगह खेल रहे हैं। 4 फास्ट बॉलर हो भी सकते हैं, लेकिन मुझे फिलहाल इसके कोई इम्कान नजर नहीं आ रहे और ना कोई जराए हमें कुछ इसकी अपडेट दे रहे हैं कि 4 फास्ट बॉलर जो है वो भी उतार सकती है। लेकिन ये विकेट देखेंगे, कल भी देखिए, आज भी सुबह टॉस से पहले देखेंगे, तो शायद इस ऑप्शन पर, लेकिन मेरे पास जो इतलात है वो 4 फास्ट बॉलर की नहीं है बच्चे। अच्छा सुहेल, कमिंग बैक टू यू एंड आई एम सॉरी, बात देखें वहीं आ गई ना कि हमारा इंटरेस्ट बहुत है कि ये पीसीबी के मामलात कब ठीक होंगे। जैसे कि चीफ सेलेक्टर ही मिड इवेंट उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, नॉट बिकॉज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द पिच एंड विद द प्लेयर्स, लेकिन एक और बात पे, ये मामला किस तरह आप आगे जाते देख रहे हैं, किस तरह निपटेगा, क्या थॉट्स हैं आपकी? हमें बड़ी अफसोसनाक चीज़ हुई है। ये जो कुछ हुआ पिछले 3-4 दिनों से इंजमाम उल हक के केस को लेकर हो रहा था कि उनकी एक जो प्लेयर एजेंट हैं उनकी कंपनी में शराकत दारी है और उसमें एक क्रिकेटर भी शामिल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और इस हवाले से जब खबर आई थी तो ये बड़ा ऑब्वियस था कि ये मामला रुकेगा नहीं, ना ही कोई इसकी तस्दीक आएगी, बल्कि ये मामला जो है वो इस्तीफे तक जा पहुँचेगा। जो हमारी और अभी तो टीम की परफॉर्मेंस पे उनसे बात होनी थी, उस पर वो जवाब दें। जी डेफिनेटली, अगर वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करते, जो कि पाकिस्तान की जितनी भी हिस्ट्री रही है किसी भी शोबे से हो, किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा नहीं दिया, सिर्फ अपनी निजी मसरूफियात से बहाना बनाकर जान छुड़ाते रहे। लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर दे देते वर्ल्ड कप के अख्ताम पर 12-13 नवंबर को, अगर पाकिस्तान टीम नहीं पहुंचती है सेमीफाइनल में, जिसकी अब भी उम्मीदें लगाए बैठी है कौम, तो फिर तो चलो मुनासिब था। लेकिन ये बीच टूर्नामेंट के दौरान अच्छा इम्पैक्ट नहीं गया। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदारान को ये इल्म था, जब इनकी अगस्त में अपॉइंटमेंट होने जा रही थी इंजमाम उल हक की एज ए चीफ सेलेक्टर, तब ये वाला जो मामला है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला ये उठा था और कुछ लोगों ने इसकी तरफ निशानदेही भी की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान ने। लेकिन इसको जो था वो साइड पे कर दिया गया था और चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ, एक बड़े नाम को ज़ाहिर है वर्ल्ड कप विनिंग टीम के रुकन रहे हैं, इंजमाम उल हक साबिक कप्तान है, साबिक चीफ सेलेक्टर, एक बहुत बड़ा नाम है बैटिंग की दुनिया में, अगर क्रिकेट की दुनिया की बात की जाए तो वो उनको साथ रखना चाहते थे, इसलिए उस चीज़ को भुला दिया गया। अगर उसी वक्त इस चीज़ का थोड़ा सा केयर कर ली जाती, इस चीज़ को हल कर लिया जाता, तो आज जो टूर्नामेंट के दौरान सुबकी हुई है वो जो मजाक उड़ाया जा रहा है, जो एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से या पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अच्छी सुर्खियां नहीं लग रही ऑल ओवर द वर्ल्ड, उससे एक और जवाब आप अगर दे सकें कि इल्ज़ामात से अगर बरी हो जाते हैं, इंजमाम उल हक ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर इल्ज़ामात से बरी हो जाता हूं तो मैं वापस अपनी सीट पे आ जाऊंगा, लेकिन अगर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं फिर क्या एक्शन होगा उनके खिलाफ? ये तो मैनेजमेंट जो कमेटी बनाई गई है 5 रुकनी, जिसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट के 2 रुकन हैं, डायरेक्टर मीडिया हैं, ऑडिट और फाइनेंस के 1 रुकन है और लीगल टीम के 1 रुकन है, उनकी तजावीज़ के ऊपर होगा। लेकिन अगर वो जिससे वसूख से इंजमाम उल हक कह रहे हैं कि उनकी इसके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अब सारे का सारा जो ये साबित करना है वो इंजमाम उल हक के ऊपर है। अदरवाइज़ अगर वो इस्तीफा दे देती हैं और साबित हो जाता है तो इससे बढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कर सकेगा? कि ठीक है उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई ओहदा नहीं दिया जाएगा कि जी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उसके खिलाफ उनके खिलाफ आप कोई कार्रवाई तो नहीं कर सकते, कोई उन्होंने गलत काम तो किया नहीं हुआ। लेकिन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है तो उसमें सिर्फ यही होगा कि आप अपने ओहदे से अलग हो जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सजा दे सकेगा? उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं हुआ, सिर्फ मसला तो सिर्फ ये आ रहा है कि आप थैंक यू सो मच जी, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। सुहेल इमरान, अतीकुर रहमान, और वी कैन प्रे इंशाल्लाह आज पाकिस्तान अच्छा खेले। लेकिन मुझे तकलीफ इस बात से जो हम बार बार वापस पीसीबी की हरकतों पे आ जाते हैं और सारी जो सिचुएशन बनी हुई है इंक्लूडिंग इंजमाम उल हक साहब का इस्तीफा देना। इंजमाम हिमसेल्फ वर्ल्ड क्लास प्लेयर रहे हैं,
उनको खुद को भी तो पता होगा ना कि ऐसी चीजें जब ऊपर होती हैं वाइल यू आर इन द मिडल ऑफ एन इवेंट तो ये किस तरह इफेक्ट करती है प्लेयर को, क्योंकि ये प्लेयर खुद रह चुके हैं ना। तो जब पहले अगस्त में जिस तरह के सोहेल इमरान बता रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट उठा था, आपको पता नहीं होना चाहिए था थोड़ा सा कि ये चीज मिड इवेंट, जब इवेंट एक वर्ल्ड अटेंशन होगी और ये तब उठा तो कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और ये वी एक्सपेक्ट बेटर कि जिस तरह अपने आप को साइड पे कर लिया, बरीउज़्ज़मा हो गए, इस्तीफा दे दिया, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जिस तरह सोहेल इमरान भी कह रहे थे ऑब्वियसली देयर इज नॉट मतलब कोई क्राइम तो इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, उस तरह तो तहकीकात नहीं होगी। बट एक आप बड़े होने के नाते, मोर एक्सपीरियंस्ड होने के नाते आप पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एब्सोल्युटली, दैट इज ऑल दैट वी एक्सपेक्ट। चलें जी आगे बढ़ते हैं और बढ़ना है आगे। सियासी माहौल की बात कर लें। मुल्क में तकरीबन 11 साल बाद नई सियासी फ़ज़ा बन रही है और मुख्तलिफ ख्याल और नज़रियात रखने वाली सियासी जमातें एक दूसरे से मुज़ाकरात पर तैयार दिखाई देती हैं। और तो अब तहरीक इंसाफ भी ऐसी पार्टियों से हाथ मिला रही है जिनसे चेयरमैन पीटीआई बात करना भी तौहीन समझते थे। कल अच्छा ये वो बात हो गई है जिसपे हमें ज़रा तफसील से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने इतनी तफसील से क्रिकेट पे कर ली है कि पॉलिटिक्स में वापस आना होगा। एक बार फिर हम आपको ज्वाइन कर चुके हैं और अभी आपको बताएं कि मैदानी इलाकों में मौसम बदलते ही पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध और स्मोक सीजन भी शुरू हो गया है। मुख्तलिफ मोटरवेज को हद निगाह कम होने की वजह से बंद किया जा रहा है। धुंध के वाज़े असरात पंजाब के शहरों में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में आवाम के अभी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। याद रहे कि पंजाब में हर साल मौसम सरमा में छाने वाली धुंध स्मॉग कहलाती है, क्योंकि इसमें फ़ज़ाई आलूदगी बड़ी मिकदार में शामिल होती है। और कुछ हफ्ते पहले पंजाब की निगरान हुकूमत ने स्मॉग में कमी के लिए एक खुसूसी मीटिंग भी की थी। अच्छा जब वो फॉग होती थी ना पहले, अब तो स्मॉग हो गई है, पहले जब फॉग होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। फॉग वाज वेलकम, इट यूज्ड टू लुक नाइस एंड ऑल्सो एक इंडिकेशन के मौसम बदल गया। और आपको पता है जब मौसम बदलता है तो बड़ी एक होपफुल, एक उम्मीद की फीलिंग होती है। लेकिन ये जब से फॉग स्मॉग बनी है मसाइल तो आप मतलब ड्रेड करना स्टार्ट हो जाते हैं कि इससे तो हेल्थ इश्यूज इतने हो जाते हैं, ख़ास तौर पर जिनके प्री एग्जिस्टिंग इशूज़ हों, सांस वगैरह की तकलीफ हो, तो वो ज़रा बात जो है वो ऑगमेंट हो जाती है। शहर लाहौर में फॉग नहीं कहेंगे, अब हम स्मॉग ही कहेंगे। उसका क्या हाल है, अपडेट हमें कर रही है हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट दुआ मिर्ज़ा। जी लाहौर आज फिर स्मोक की लपेट में है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी बेहतर नहीं हो सका, लेकिन अलबत्ता जो कल था आज यानी 498 आज 410 रिकॉर्ड किया गया। मगर माहिरीन के मुताबिक ये भी इंतहाई ख़तरनाक है। हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के डिपार्टमेंट की जानिब से हमेशा ही कार्रवाइयाँ की जाती हैं और कहा जाता है कि इस साल स्मोक पर काबू पा लेंगे। अलबत्ता कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती है और जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो फ़ौरन पता चलता है कि आँखों में जलन भी है और गले में खराश भी है। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है क्योंकि हमें शिकायतें मौसूल होती भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। माहिरीन से हमने इस हवाले से बात की तो उनका ये बताना है कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 151 से 200 तक हो तो वो सेहत के लिए गैर तसल्ली बख्श होता है, लेकिन अगर 201 से 300 तक हो तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। लेकिन अगर 300 से एक्सीड कर जाए तो वो इंतहाई टॉक्सिक हो जाता है और आज 410 रिकॉर्ड किया गया है। और अनफॉर्चुनेटली फोरकास्ट भी ये बता रहा है कि आने वाले 4 दिन में मजीद ये बदतरीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो ये फोग और चूँकि स्मोक का मिक्सचर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा फील होते हैं। समर्स में नहीं होता लेकिन विंटर्स में बढ़ जाता है। तो माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि जितना आप बच सकते हैं और अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो बाहर सफ़र भी मत करें, क्योंकि बाइक चलाने वाले जो अफराद हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है लाहौर में, चूँकि बहुत सारे गिरदोनवाज से लोग ट्रैवल करके आते हैं तो यहाँ पर भी हमने देखा है कि वो लोग जो बाइक पर सुबह सुबह ट्रैवल करके आते हैं उनको बहुत शिकायत हो रही है। तो उनको ख़ास ख्याल करने की ज़रूरत है। ये कुछ दिनों का जो टाइम पीरियड है ये हमेशा से आता है और इस पर कार्रवाइयाँ तो पहले की जाती हैं लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं की जाती, इसलिए हमें हर साल फेस करना पड़ता है। लाहौरियों को ख्याल रखने की ज़रूरत है और दुआ मिर्ज़ा हमें अपडेट कर रही थी। थैंक यू दुआ। अच्छा जल्दी से आपको बता दें कि एज़ वी स्पीक राइट नाउ ये जो इंडेक्स जिसका ये जिक्र कर रही थी वो समझा रही थी, उस पर लाहौर जो है वो 2nd नंबर पे है, कराची जो है वो 4th नंबर पे है और पहले नंबर पे दिल्ली का नंबर। कराची, लाहौर और दिल्ली जो होते हैं ना वो 1-2 में ही लड़ते रहते हैं, बिकॉज ये पूरा रीजन जो है ये स्मोक की लपेट में आ जाता है। बड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ महीने ऐसा ही सिचुएशन रहती है।
कराची की बात इसलिए कर लेते हैं, पाकिस्तान समेत आपको बताएं कि दुनिया भर में आज शहरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड सिटीज़ डे। हर साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है, जिसका मकसद शहरी इलाकों को दरपेश मसाइल के हल, आलमी ताउन के फ़रोग़ और तरक्की के मौक़े पैदा करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इशूज़ तो इतने ज़्यादा हैं कि हम तो मतलब वी आर मच बिगर देन दिस। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। हालिया मरदमशुमारी में शहर की आबादी 2 करोड़ से ज़ायद हो गई है, लेकिन हालत ये हो चुकी है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि बतौर शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। आलमी इदारे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की एक हालिया रिपोर्ट में भी कराची को रिहाइश के लिए दुनिया का 5वां बदतरीन शहर करार दिया गया था। नथिंग टू बी हैप्पी अबाउट, मतलब हमें हमारा बड़ा दिल होता है हर लिस्ट में हम टॉप में हो, ये वो लिस्टें नहीं है जैसे स्मॉग या फिर इस शहर और शहर कायद के मसाइल पर कराची सिटीजन फोरम ने एक सेमिनार का भी इनेकाद किया। बिल्कुल, और वहाँ क्या हुआ, क्या आइडिया सोल्यूशंस तजवीज़ किए गए, कितना चैलेंजिंग है। मतलब आप आइडिया तो दे सकते हैं लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किस तरह कराया जाए। नरगिस रहमान साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, कन्वीनर हैं कराची सिटीजन्स फोरम। नरगिस साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। ये तो बड़ा ही टॉल टास्क जिसको कहते हैं आपने उठा लिया, अपने ज़िम्मे ले लिया कि हम प्रॉब्लम्स तो हम सारों को पता ही हैं, बट वी आर गोइंग टू कम आउट विद द सॉल्यूशंस। बिल्कुल सही है, आपने तो तकरीबन सभी कुछ बता दिया। अब स्मॉग पंजाब में आ रहा है लेकिन कराची जो है 4थे नंबर पे है आलूदगी में। तो हैरत होती है कि एक शहर जो है बिल्कुल समंदर के साथ है, वहाँ इतना स्मॉग क्यों होना चाहिए। और सुबह को जब हम उठते हैं, यानी कि सुबह की जो खुशबूदार महक जो फिज़ा होती है, हवा होनी चाहिए, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब ये लोगों ने कोशिश भी नहीं की है समझने के लिए कि ये हवा क्यों ख़त्म हो गई। और जो हवा आती है, और मैं भी जो है साहिल समंदर के करीब रहती हूँ, तो हम जब सुबह उठते हैं तो सारी खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, इसलिए कि एक तो वो पोर्ट के जहाँ जो ऑयल टर्मिनल्स हैं वहाँ से जो तेल की गैस की बदबू आती, साथ साथ वो सारा कराची का समझ लीजिए स्विच का पानी जो है जो हमारे साहिल के ऊपर जो है फेंका जा रहा है, उसकी भी बदबू उठ जाती है। तो कराची में रहना जो है माशाल्लाह बड़ी हिम्मत की बात है, और आप सब जो है बड़ी हिम्मत से जी रहे हैं। और हम जो है जो कि एक ख़ास एज तक पहुंच गए हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। मैं हमेशा जो है कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ या कोई ENT के मसले में गिरफ्तार हूँ। यस, लेकिन नरगिस साहिबा, आप चूँकि आप हैं इधर की और ऑब्वियसली आप इन्वेस्टेड हैं, आप यकीनन मोहब्बत करती हैं अपने शहर से और आप चाहती हैं कि बेहतरी आए। आपने कोई बेहतर दिन भी देखे हैं, मतलब इससे बेहतर माहौल भी होता था? बिल्कुल, मैं 70 साल से कराची में हूँ। यानी कि अक्सर लोग जो है ना कराची की वो पुरानी तस्वीरें भेजते हैं, जो माशाल्लाह भी कहते हैं कि बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी थी। ये जान लेना चाहिए कि उस वक्त आबादी बहुत कम थी, 5 लाख की आबादी थी जब पाकिस्तान कायम हुआ था। अब कितनी आबादी आपने बता दी, 2 करोड़ की आबादी। इसके साथ साथ हमारा जो है बुनियादी ढांचा जो है इसे बेहतर हमें करना चाहिए था, कैसे वो होगा? नहीं हुआ। कैसे होगा? लेकिन अब पहले कैसे होता था, ये शहर जो जब बना था अंग्रेज़ों के ज़माने में तो आबादी बहुत कम थी, लेकिन ये है कि 1900 में जो है प्लेग भी आ गया था और बहुत सारी जो बीमारी फैल गई थी, और यहाँ जो है गंदगी भी बढ़ गई थी क्योंकि आबादी बढ़ने लगी थी। तो उन्होंने जो है सैनिटेशन का सिस्टम शुरू कर दिया, और उस पर सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आपने एक दफ़ा बना दिया और बस छोड़ दिया। आबादी बढ़ती जाती है, मसले बढ़ते जाते हैं, रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है, तो उसे आप मॉनिटर करते रहें ना। और जिस तरह बढ़ रही होती है आबादी, उसको आपने अपग्रेड करना होता है उस चीज़ के साथ। वो तो बेसिक बात है ना, जैसे आप अपने आप को भी अपग्रेड करते हैं ना, उसी तरीके से आपके माहौल को भी अपग्रेड करना ही पड़ता है। आलूदगी बढ़ गई है। अच्छा, आई एम वेरी क्यूरियस, टाइम भी हमारे पास कम होगा, प्रॉब्लम्स हमें पता है क्या है। आप लोग जब सारे मिलते हैं कराची सिटीजन्स फोरम में, फॉर इंस्टेंस यू कम अप विद सॉल्यूशंस, एंड देन नेक्स्ट क्या स्टेप होता है? देखिए, हमारे ग्रुप में अर्बन प्लानर्स हैं, बड़े नामवर अर्बन प्लानर्स हैं, इसमें जो है आर्किटेक्ट्स भी हैं, इसमें डॉक्टर्स भी हैं, और डॉक्टर्स का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि ये जो माहौल की आलूदगी है, ये बीमारियों से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। और शहर के जो है बीमारियाँ बढ़ती जा रही है, जैसे अफलास बढ़ता जा रहा है वैसे ही मर्ज, यानी कि हम सब जो है
बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। अब हमारा जो अक्सर जो है गरीब तबका है वो कैसे गुजारा करेगा? फिर प्रोडक्टिविटी पे बड़ा असर होता है। इट्स ऑल अ कनेक्टेड साइकिल, यू नो, यू कांट, इट्स यू डोंट फील, बिल्कुल आप इतने पावर्ड या इतने विजनरी फील नहीं करते कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी जो मसला जो है एक लपेटा हुआ मसला है, तो हल भी हमें उसी तरह से निकालना होगा। हर किसी को एक दूसरे से ताउन करना होगा। जैसे वर्ल्ड सिटीज़ डेज है ना, कि टू इम्प्रूव अर्बन लिविंग, इसलिए कि सारी दुनिया में यही मसले निकल रहे हैं। आबादी बढ़ रही है, 7 बिलियन हो गए, 10 साल में नहीं मालूम कितना और इजाफा हो जाएगा। सबसे पहले तो आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करें और चेक करें। हर शहर में जो है ये बड़ा मसला है कि देखिए ना, क्योंकि आपका देहात जो है बहुत ही बैकवर्ड है, वहाँ आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तो वहाँ आप है ना बड़े सगीर में देख लीजिए, और भी ऐसे जो है हमारे जैसे ममालिक है, ढाका है, जो वहाँ जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आमदनी के लिए जो है लोग माइग्रेट कर रहे हैं इंटीरियर से। तो आबादी हर साल देखिए कराची की कितनी बढ़ गई, आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती जा रही है। ये हमें कंट्रोल करना होगा। और वो जो कहते हैं ना कि सिस्टम ही नहीं है, इसका तरीका ये नहीं है कि भाई एक दीवार लगा दे और आप आए ना। इसका तरीका ये है कि देही इलाकों में, रूरल इलाकों में मौके जो है बनाए जाए। वो क्यों है अपने घर बार छोड़ के? अब देखिए ना, वो लोग आ जाते हैं यहाँ, उनका पूरा ख़ानदान पीछे रहता है, बच्चे रहते हैं, साल में एक दफ़ा उनको छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए। मतलब आइडियल तो नरगिस साहिबा ये होना कि उनको आने की ज़रूरत ही ना हो। हम भी तो इस शहर में आए हैं, टू बी ऑनेस्ट, हम यहाँ के नहीं हैं। देखिए वहाँ भी पानी की बड़ी किल्लत है, देही इलाकों में भी पानी की बड़ी किल्लत है। पानी का भी इंतज़ाम हो सकता है। हम तो बड़े खुशकिस्मत, यानी ये मुल्क जो है, मैं तो समझती हूँ पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है सारी दुनिया में, और मुमकिन है इस मुल्क को जो है सुधारना, संभालना और इसे आगे बढ़ाना। डेवलपमेंट अगर सही हो जाए तो हम बिल्कुल तरक्की याफ्ता मुल्कों में हमारा शुमार हो। और फिर एक मेंटेनेंस, उसको कीपिंग इट अप वाली बात है। जब दौर बदलते हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करें। मतलब एक पानी की हम बात करें, सैनिटेशन हमारा एक और इशू है, रोडें, हमारे हॉस्पिटल। और मसला ये हुआ कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, जिम्मेदारी लेने वाला ये वो यानी कि समझ लीजिए यूनिक सिटी है कि इसमें 21 इदारे जो है इस शहर को चला रहे हैं। अब बताइए कि आप कोई खाना पकाएंगे, 21 बावर्ची खड़े हो जाएंगे तो क्या बनेगा? नमक कौन डालेगा, मिर्च कौन डालेगा, और फिर एक अजम्पशन के उसमें कर ही दिया होगा। हाल हुआ क्रेडिट लेने के वक्त आगे आगे have totally spoiled the broth। आपस में इनका ताउन नहीं है। हाँ। अब हम ये इदारों के पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप क्या करें वगैरह, तो फिर कहते कि हमने तो अपना जिम्मा संभाल लिया, उन लोगों ने अपना कचरा जो है आके हमारे जो है वो नाले जो है वहाँ फेंक दिया। यानी कराची का जो कचरा है इट्स ऑलमोस्ट 13, some say 16,000 टन, some say 13,000। I mean it's a lot. Let's just you know। लेकिन आप बताएं कि हम जब बात करते हैं ना कि जैसे लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस मेयर कराची नए मुर्तज़ा वहाब हमारे शो पे आए, वेरी डिटरमिन्ड कि बहुत सी चीज़ें ठीक करनी है। फिर आप लोगों की जब मुलाकातें होती हैं, आप लोग तजवीज़ करते हैं, आइडियाज़ देते हैं, और आप भी एक इंटेलेक्चुअल, एक कलेक्टिव हैं, एवरीबडी कुड कंट्रीब्यूट, तो क्या जवाब मिलते हैं आपको, ताउन मिलता है? देखिए हमें पॉजिटिव्स की तरफ जाना चाहिए, नेगेटिव्स की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमारे सजेशंस भी बड़े पॉजिटिव भी हैं और बड़े मुमकिन भी हैं, हो सकते हैं। तो अक्सर हमारे जितने प्रोग्राम होते हैं मीडिया बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। तो अब हाल ही में जो हमारा सेमिनार हुआ तो इसमें हमने सिर्फ 2-3 इसमें शिरकत थे, तीनों के जो बयान थे बिल्कुल ही यानी कि बहुत अच्छे तरीके से मीडिया ने पेश किया था। तो उनको पता चलता है कि भी सॉल्यूशंस क्या पेश किए जाते हैं। और देखिए ये अब से नहीं है, आप पुराने अखबार निकाल लीजिए, अब से 30 साल पुराने अखबार निकाल के देखिए, सॉल्यूशंस वही है। तकलीफ और दुख तो यह है कि उस पर अमल क्यों नहीं करने वाला कोई हो। अमल दरामद होता हुआ नजर आया जो आपने अगर किसी को सजेशन दी है, जिस तरह कोई एक दो मेयर कराची की भी बात हुई, कोई इम्प्लीमेंटेशन नजर आई है कहीं पर? हमने एक रैली निकाली थी ऑन अ क्लीन कराची बेसिस, तो फिर उसके बाद अगले दिन ऐलान हो गया कि जी कचरा जलाना मना है, ठीक है, पेनल्टी लग जाएगी। लेकिन उसके बाद तो कचरा जलता ही रहा। प्लास्टिक्स पे हमने निकाला था, बेसिकली बयान आ गया, मतलब ये है कि बयान ही नहीं आता है, कानून भी बन जाता है। आपको मालूम है प्लास्टिक के लिए कितने जो है दफा जो है कानून बना, यानी जो कानून बनाने वाले उनको भी मालूम नहीं कि ये कानून बन चुका है, अमल में नहीं आता है, तो लिहाजा दोबारा बन जाता है। मतलब इसकी छोटी सी एग्जांपल, वेस्ट ऑफ टाइम जी, छोटी सी एग्जांपल, जिस तरह आपको पता ही है कि वेस्ट प्लास्टिक बैग्स पे कितना हो गया जी, अपने शॉपिंग बैग्स लेके जाएं या फिर पेपर बैग्स पे आ गए, ये थोड़ी देर के लिए हुआ, मुझे याद है, फिर
काम किया है कि अभी उन्होंने कहा कि हम प्लास्टिक्स को जो है वो उससे रोड्स बनवाएंगे। चलिए बना के हमें दिखा दें, हम बड़े खुश होंगे। इरादा तो बड़ा नेक है, होप के कोई ना कोई उसका सॉल्यूशन निकले और उस पर अमल हुआ है और ममालिक में भी हुआ, ये हो सकता है। गर्ज ये है कि ये मुझे कहना है कि जो कुछ सोल्यूशन हमने ऑफर किए, तकरीबन जितने भी लोग इस मौजू पे इस मसले पे काम कर रहे हैं तकरीबन हम ख्याल हैं, लेकिन जो इस शहर की इंतज़ामिया है वो भी जानती है कि यही सोल्यूशन है, उनके प्रायोरिटीज़ कुछ और। बात आपने बिल्कुल यही कर दी है कि वी नीड टू रियली ब्रिंग इट डाउन टू द प्रायोरिटीज़ और प्लीज़ शहर पे तवज्जो दें और शहर के लिए काम करें। नरगिस रहमान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, जिस तरह कि हम पहले भी बात कर रहे थे, थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो जाए क्योंकि यू नेवर नो, इलेक्शंस जो हैं वो लग तो यही रहा है जनवरी में हो जाएंगे। मुल्क में तकरीबन 11 साल बाद नई सियासी फ़िज़ा जो है वो बन रही है। मुख्तलिफ ख्याल और नज़रियात रखने वाले सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे से मुज़ाकरात पर तैयार दिखाई दे रही हैं, और तो और अब तहरीक इंसाफ भी ऐसी पार्टियों से हाथ मिला रही है जिनसे वो कभी पहले बात नहीं करते थे। सो थिंग्स आर चेंजिंग। बिल्कुल, और इस दौरान निगरां हुकूमत की नीयत पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, मगर निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। The outgoing parliament, they have passed a law. A law, many of students here probably would be the graduates of law, that the election dates would be announced by the Election Commission of Pakistan. And I am the caretaker Prime Minister, I am not the Chief Election Commissioner. That is part of the problem. ये थे निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। दूसरी तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने फिर वाज़ेह किया है कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। निगरां वज़ीर इत्तलाआत पंजाब आमिर मीर भी यकीन दहानी करवा रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे। इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से ये मीटिंग थी, बड़ी अहम मीटिंग थी, जिसमें इत्तफाक किया गया कि इलेक्शन जो हैं वो मुकर्ररा वक्त पर होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत पंजाब ने मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराने के अपने अज़्म का इरादा किया, और इसके अलावा हुकूमत पंजाब और इलेक्शन कमीशन के माबैन इलेक्शन करवाने के लिए कोऑर्डिनेशन के लिए एक फोकल पर्सन की तैनाती का भी फैसला किया गया है। अच्छा जी, ये भी आपने सुन लिया, और साथ ही आपको बताएं कि पीटीआई के सेनेटर शहजाद वसीम ने सेनेट इजलास में कल वाज़े तौर पर इलेक्शन का मुतालबा करते हुए कहा कि अवाम को अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करने की आज़ादी होनी चाहिए। यहाँ पर नामुकम्मल ऐवान की बात हुई थी, इस ऐवान पर यकीनन अब भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अवाम के जज्बात की तर्जमानी करे, और चंद ही दिनों में हम देख रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे और ये ऐवान कंप्लीट होंगे। तो जनाब चेयरमैन, इन ऐवानों के अंदर बुलंद होने वाली आवाज़ें, उनकी मजबूती इस बात पर मुनहसर होती है कि ये जो ऐवान वजूद में आए, ये अवाम के नुमाइंदा ऐवान हों और सही मायने में उनको रिप्रेजेंट करें। और वो उसी वक्त मुमकिन होता है कि जब एक ऐसा इलेक्शन हो जो कि साफ शफाफ हो, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को हिस्सा लेने की आज़ादी हो, जिसमें सबके लिए यकसा मौके हों, और पाकिस्तान के अवाम को ये आज़ादी दी जाए कि वो अपने नुमाइंदे और अपने अवानों को। चलिए, एक बात अच्छी है कि सियासी जमातों के दरमियान राब्ते मुल्क की सियासी मंजरनामे में एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन फिलहाल एजेंडा इलेक्शन है। हाँ, लेकिन फिर आपको पता है ना, जब बातें शातें करना स्टार्ट हो जाते हैं तो जोड़ तोड़ होती है और कुछ न्यू लियाज़ॉन्स और वो बयानात में भी नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। तो शुक्रिया आपके वक्त के लिए कमर जमान कायरा साहब। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि तहरीक इंसाफ ने दीगर जमातों से राब्ता किया, MQM मुस्लिम लीग नून से मिलने के लिए तैयार है, पीपल्स पार्टी तो बात करती ही रहती है बड़े अरसे, बल्कि कोई 10-1 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि सभी सियासी जमातों के एक दूसरे के लिए दरवाजे खुले हैं। क्या इसे खुशाइंद पेशरफ्त समझा जाए? यही सियासी तजुर्बा है, और सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने, उनसे पहले भुट्टो शहीद ने
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी जिंदगी में न सिर्फ COD के मौके पे उन्होंने कंसेंसस बिल्ड करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और वो खुद मियां साहब के पास गई, बल्कि इससे पहले ARD में, MRD में उस वक्त भी सब जमातों को इकट्ठा करके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए ये रवैये टॉलरेंस के उन्होंने पैदा किए। और फिर उसके बाद इस पे इख्तलाफ भी रहा, यानी हमारे अंदर आपस में जमातों के अंदर तलखियां बढ़ती गई, कभी दूसरी तरफ से कभी हमारी तरफ से भी हुआ। उसके नतीजे में जमहूरी अमल को नुकसान पहुंचा। तो फिर लर्न लेसन यही था कि अब हमने विद इन मीन्स रहते हुए लड़ना है, और उसकी एक बुनियाद यह है कि सियासत के अंदर इख्तलाफ राय समझिए, इख्तलाफ को दुश्मनी मत समझिए। हमारे यहाँ ये जो ट्राइबल टेंडेंसी है कि जो मुखालिफ है वो दुश्मन है, ये टेंडेंसी को खत्म करना जमहूरियत मतलब के लिए बहुत जरूरी है। टॉलरेंस ही जमहूरियत का बुनियाद है, डायलॉग ही जमहूरियत की बुनियाद है। अगर हम उसको तस्लीम नहीं करते तो क्या काहे की जमहूरियत। सो अब आस्ता आस्ता इम्तदाद ज़माना कहिए, सबक कहिए, वक्त की पड़ने वाली मार कहिए, बहरहाल सियासी जमातों ने ये सीखा है कि हमें इख्तलाफ राय रखना है और इत्तफाक भी कर सकते हैं। हुकूमतें इकट्ठी भी हो सकती है, जमातें, इख्तलाफ भी हो तो भी एक लिमिट के अंदर होना है। अच्छी बात है और डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो सीख ही लेना चाहिए अब तक। अच्छा ये बताइए कायरा साहब कि इस वक्त सभी जमातें जो हैं जिस एजेंडे पर बात कर रही हैं वो है इलेक्शन का, तो इलेक्शन की तारीख का ऐलान सबको चाहिए, जल्द चाहिए। मुस्लिम लीग नून अलबत्ता इस पर ज़रा खामोश है, तो आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी आप लोगों की हम आवाज़ होकर इलेक्शन मांगे तो इंतखाबात का चांसेस जो हैं वो टाइम पे होना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं? यकीनन जी, हम समझते हैं कि सब जमातों को इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा करना चाहिए कि वो जो भी डेट, देखिए मेरी जमात की ख्वाहिश तो थी कि हम इलेक्शन मांग रहे थे 90 डेज में, आईनी तकाजा था चले, उसके एक मुखालफ में भी एक नुक्ता नजर था, वो प्रिवेल कर गया, इलेक्शन कमीशन भी उसके साथ खड़ा हो गया कि जी हल्का बंदी करा के इलेक्शन कराया जाएगा। तो हमने यही कहा था कि अगर वो नहीं तो फिर इलेक्शन की डेट दे दें और शेड्यूल दे दें। इलेक्शन पीपल्स पार्टी के इस दबाव के नतीजे में या इस मुतालबे के नतीजे में एक डेट तो नहीं लेकिन एक वीक दे दिया कि आखिरी वीक जनवरी का उसमें इलेक्शन होगा। तो हम कह रहे हैं कि आप शेड्यूल दे दें ताकि ये जो गैर यकीनी के बादल हैं ये छट जाए। और अभी भी लोग ये सवाल करते हैं, जहां आप भी ये सवाल कर रहे हैं और जहां जानते हैं यही सवाल होते हैं कि जी इलेक्शन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा तो कब होगा। तो अगर इलेक्शन कमीशन डेट देता है तो उससे ये गैर यकीनी को जो खात्मा होगा। और मैं समझता हूं कि सब जमातों को ये बात इस पर यकसू होना चाहिए कि इलेक्शन वक्त पे किसी वजह से इलेक्शन के अमल में नहीं है, अगर उनके खिलाफ कोई केसेस हैं तो वो केस चलें, और अगर केसेस नहीं हैं और वो किसी केस में मतलूब नहीं है तो वो लोग पाकिस्तान के शहरी हैं, मेरे और आपकी तरह हैं, हम सब के हुकूक बराबर हैं, सबको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद। बात बिल्कुल सही कर रहे थे और डेफिनेटली होना चाहिए कि टाइम पे इलेक्शंस हो और इसमें और मजीद डिले ना कोई हो। दुआ करें भाई पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान बांग्लादेश मैच है। विल सी यू टुमारो।